कोई घटना आपको कि एकदम लगा था कि आप तो जमा खान को मुश्किल है राजनीति? धमकियों का दौर था, धमकियां मिलने लगी। वहाँ कहा गया कोई लड़ेगा तो मार दिया जाएगा। आलोक सिंह हम लोग के मित्र थे, हम लोग साथ थे, हम आगे बढ़े, तब तक गोलियां चली और आलोक सिंह को गोली लगी। जहाँ पे 20,000 पोलिंग वोट है माइनॉरिटी का, जहाँ मैं 96,000 वोट पाया। हर समाज ने प्यार किया, हर समाज ने दिया। बिहार की जो सियासत है तो उस समय और अब मतलब कितना बदलाव आप देख रहे हैं? कल हम लोग चलते थे उत्तर प्रदेश से तो लोग कहता था कि जहाँ हिलने लगेगा वहाँ समझे बिहार शुरू हो गया। जो आज आप देख रहे हैं कि बिहार बदला बिहार है। बदला है। क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए अब भी विशेष चुनौतियां हैं? ये कहना कि मैं फलां समाज का हूँ, मैं पीछे हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप परिश्रम करिएगा निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। मैंने देखा है। धार्मिक एकता और जो सामाजिक सौहार्द है उसमें बनाए रखने में क्या नेताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक बार रोजा नमाज अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा माफ कर सकता है, कर देगा। लेकिन किसी का दिल दुखा देंगे तो आप मुसलमान नहीं है, आप खुदा माफ नहीं कर सकता है। बिहार 5 से 10 साल में अब कहाँ होगा? हमारे लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का सोच है कि देश के मानचित्र में हम लोग नंबर 1 करके छोड़ेंगे। कि नीतीश कुमार के साथ जो एक लगा हुआ है कि सुशासन बाबू, तो वो है अभी आप मानते हैं? हम करेंगे अभी खुदा उतर के आ जाए, ईश्वर उतर के आ जाए, उनका भी विरोध हो जाएगा। अपने आप से पूछेंगे, दिल से आवाज आएगी कि मुझे नीतीश कुमार चाहिए, आई वांट नीतीश कुमार। हम लोग राजपूत थे और हम कन्वर्ट हो गए, हमारे पूर्वज कन्वर्ट हो गए। भगवान सिंह इस्लाम कबूल किए, जो मेरा खानदान है। भगवान सिंह यानी कि उनका नाम हुआ पहाड़ खां। अच्छा, भगवान सिंह बाद में हो गया पहाड़ खां। हाँ, पहाड़ खां से हम लोग का हुआ। हाँ। जयराम सिंह दादा से वो लोग हुआ। नहीं, तेजस्वी तो कहते हैं कि अस्पताल है लेकिन व्यवस्था नहीं। देखिए वो हमारे विपक्ष हैं, विपक्ष का चश्मा पहने कोई भी होगा। हाँ। उधर नहीं जाते हैं हम। आपका भाई अगर भाई विरोधी होता है, हाँ। आप देखते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज के एपिसोड में हमारे साथ खास शख्स हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान। इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, इनके राजनीतिक सफर पर बात करेंगे, इनके बचपन पर बात करेंगे और साथ ही बिहार की सियासत पर भी हमारी बात होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। कैसे हैं आप? इन दिनों बहुत व्यस्तता होगी आपकी। ठीक है, अब तो आदमी पॉलिटिकल आदमी है, समाज सेवी आदमी है, तो समाज में काम भी करना है, बिहार में काम भी करना है। और ऐसे नेता के नेतृत्व हम काम करते हैं, कोई नेता हमेशा काम देते हैं, बिहार को संवारने के लिए काम करते रहते हैं। तो जो आपकी राजनीति की शुरुआत हुई तो वो कैसे हुई, कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश बनारस से हुई है। उत्तर प्रदेश बनारस से, चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जिला का बॉर्डर है। एजुकेशन में वहीं से लिया हूँ और शुरुआती दौर में इंटर में मैं गया, बनारस में गया। उसके बाद हरिशचंद्र डिग्री कॉलेज एक है, वहाँ मैंने एडमिशन कराया BA पार्ट 1 में, और वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। राजनीति का सफर तय हुआ और चुनाव में पहली बार वहाँ से छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, महामंत्री का, जो चुनाव में हारा। उसके बाद वहाँ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबंधित एक है दयानंद महाविद्यालय, फिर मैं वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम किया और पास हुआ और मैं एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद वहाँ भी मैं चुनाव लड़ा छात्र संघ का। वहाँ पे मैं उपाध्यक्ष बना। वो लगता है कि 95-96 में। फिर मैं साल भर के बाद वहाँ अध्यक्ष भी हो गया, कार्यवाहक अध्यक्ष भी हो गया, प्रेसिडेंट भी बन गया छात्र संघ का। वही मेरी सफ़र तय होती है। तो सबसे मतलब राजनीति का सबसे अहम पहल उसको? हाँ, उस समय दौरान बनारस के हालत जानते हैं। उस दौरान बनारस के अंदर जब छात्र राजनीति हुआ करता था तो अक्सर आप लोग सुनते थे, क्योंकि हम लोग भी छोटे थे, आप लोग भी आवाज़ आती ही रही होगी। क्योंकि पूर्वांचल में शासन जो भी अध्यक्ष होता था निश्चित तौर पर बहुत मजबूत होता था और नौजवान जो भी वोट देते थे वो एजुकेटेड वोट देता है, BA MA LLB ऐसे लड़के वोट देते थे। उसका एक महत्व होता था। कोई भी शहर के अंदर, बनारस शहर में या पूर्वांचल में कोई बातें होती थी तो वहाँ के DM और SP साहब बुलाकर मीटिंग करते थे अध्यक्ष लोगों का, छात्र संघ के अध्यक्ष लोगों का। चूँकि वो लोग बैठते थे तो एक तरह लगता था कि सेकंड कानून है, ये लोग बैठे हैं, अगर छात्र संघ अध्यक्ष निश्चित तौर पर इनकी बात को नौजवान बच्चे मानते भी थे। और बड़ा दौर, कुछ और दौर था उस समय। उस दौरान हम लोग छात्र राजनीति करके हम लोग आगे बढ़े, संघर्ष काफ़ी किया हम लोग। जी। अच्छा, जब आप पीछे देखते हैं तो सबसे पहली याद कौन सी आप, जिसको बार बार आप चाहते हैं कि हाँ याद करते रहें? पहली
याद यही है, जब हम लोग चुनाव लड़े छात्र संघ का, जब हम लोग बैचलर थे, बीए में एडमिशन लिए थे, तो उस समय शुरुआत हो गई थी और हर मामला में हम लोग थोड़ा वीक थे। ऐसे से आर्थिक सी पढ़ने वाले बच्चे हम लोग थे, जानते ही हैं। लेकिन इस बात का मुझे गर्व था, घमंड था, जो हमारे दोस्त लोग थे, वो दोस्त चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, उनको एक चाहत थी कि जमा खां को हमको आगे लेकर चलना है। उम्र कम था, साइकिल से हम लोग चलते थे। उस दौर में भी हम सब एक जगह होकर प्लेट में खाना खाते थे। हर समाज के लोग होते थे, आपसी जो भी 10 रुपया 5 रुपया होता था हम लोग निकालते थे, कलेक्शन करके उसको हम आगे खर्च करते थे। लेकिन इस बात की जरूर सौभाग्य हम सबका होता है, जितने साथी थे सब लोग एक दूसरे को चाहने वाले थे। कहीं ये नहीं था कि किस जात धर्म के हैं, किस गांव के हैं, किस समाज के हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सब लोग चाहत यही थी कि जमा खां आगे बढ़े। और हमारे यहाँ बनारस के अंदर जो मैंने छात्र राजनीति का सफ़र तय किया, जिसमें तमाम दोस्तों का कहीं ना कहीं बहुत हाथ रहा, मेहनत रहा, संघर्ष रहा, हर तरह से मेरे लोग खड़े रहे, जो मैं आगे बढ़ा। उस दौरान आप जानते हैं, जब छात्र राजनीति करता है आदमी, तमाम तरह परेशानियाँ आती हैं, आंधी तूफान आता है, एंटी सब लोग हम लोग सहे हैं। हम लोग काफ़ी संघर्ष किए हैं, काफ़ी पैदल में चला हूँ, रात दिन खड़ा रहा हूँ, साइकिल से हम चलते थे, साइकिल से भी चले हम लोग। उस दौरान बहुत तरह की चीज़ें आती हैं सामने, जो कुछ पल ऐसे हैं जो याद आता था, आदमी सिसक जाता है कभी कभी। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आपके माध्यम से अपने साथ में रहने वाले दोस्तों को, जिन्होंने हमारे साथ पढ़कर छात्र राजनीति का सफ़र तय किया, तो कहीं भी कंधा हटाया नहीं, कंधा लगाया रहा लोग। और आज तक वो लोग मेरे साथ हैं, जो बचपन के दोस्त हैं वो आज भी मेरे साथ हैं, जो बढ़ाने में और परसेंटेज ज़्यादा एक तरह का जो एक दो दोस्तों का अगर नाम लेना चाहे इस पॉडकास्ट में। हाँ लेंगे, जिससे हमारे में 2 अच्छे दोस्त थे। रमेश सेठ, जो रमेश कुमार, जो आज के 3 महीने पहले कैंसर से उनका डेथ हुआ, अच्छे मेरे दोस्त थे। राजेश सिंह थे, संजीव सिंह थे, सिराज खान थे, ये सब लोग हमारे अच्छे दोस्त थे। उसमें एक भाई थे, मेरे भाई शुएब खान थे। ये सब हमारे बचपन के लोग थे, हमारे साथ रहने वाले थे, आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। और बहुत सारे साथी हैं जो मैं नाम लिया, पर डे वाले हैं, पर डे आज भी बात होती रहती है, बात भी करते रहते हैं। ये लोग ऐसे थे कि मैं चलता था तो मेरे साथ कवच की तरह चलते थे, मतलब साया आपके। साया, मतलब कि वो डर भय था उस समय। आज के आप जाइएगा, 20-30 साल पहले छात्र राजनीति करने वाले क्या स्थिति थी सब जानते थे। बहुत लोगों की हत्या हो गया, बहुत ऐसी बातें जो सामने हमारे लोग बैठते थे वो हमारे बीच में नहीं रहे। उस दौरान जो हमारे यहाँ तड़तड़ाहट होती थी गोलियों से, पूर्वांचल में कई खेमा था, कई तरह का लोग था, कई तरह टीम थी, लेकिन उसमें हम लोग आगे बढ़े। ये लोग जो लोग थे हमको लेकर चलते थे और हमारे साथ रहते थे। अच्छा, तो उस समय का अब तरतराहट की बात बोले तो कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई घटना आपको जो आज शेयर करना चाहे कि एकदम लगा था कि आप तो जमा खान को मुश्किल है राजनीति में, जैसे हम लोग छोड़ देते हैं छात्र राजनीति? छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था, ऐसा नहीं। मेरे एक अच्छे मित्र कहिए, हम लोग छात्र राजनीति कर रहे थे, हमसे वो सीनियर थे साल भर, और आज भी याद है, आलोक सिंह नाम था उनका। हम लोग साथ ही रहते थे, हम सीनियर थे, चुनाव लड़ रहे थे, हमको भी लड़ना था, उनको अध्यक्ष लड़ना था, हमको उपाध्यक्ष लड़ना था। एक डिप्टी मेयर वहाँ के रहा करते थे, आज नहीं, अनिल सिंह नाम था, जो हम लोग एक तरह से गुरु कर लीजिए, बड़े भाई कर लीजिए, हम लोगों के संरक्षक टाइप के थे, मतलब सलाह वाला देते थे। और वहाँ के डिप्टी मेयर, एक्स डिप्टी मेयर भी थे, और छात्र राजनीति में पूर्व अध्यक्ष भी थे। वो चुनाव लड़ा रहे थे हम लोग को। NSY पार्टी होती है जो कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस छात्र विंग जो है, छात्र उसी विंग से हम लोग पैनल में थे। आलोक सिंह थे, आज भी याद है, संडे का दिन था, हम लोग साथ थे, हम आगे बढ़ गए। संडे के दिन में कॉलेज से निकले, कॉलेज बंद था, लेकिन हम लोग गेट पे चुके। छात्र राजनीति ऐसा होता है कि जब आदमी काम का उम्र कम था, हम साइकिल चलते थे, हम लोग चलिए कोई 1-2 लड़का भी रहेगा तो हम लोग मिल लिया जाएगा। कल मंडे है, आज संडे को चला, कोई मिल जाएगा तो सलाम हम कर लेंगे। एक वोट की जरूरत थी, एक वोट के लिए हम लोग कई कम से कम कुछ 500-700 किलोमीटर हम लोग जाते थे मोटरसाइकिल से मिलने के लिए। दूर दूर बड़ा, एक लड़का कहीं दूर है तो हम जाते थे। हम लोग छात्र राजनीति किए तो हम लोग डिहरी आते थे, औरंगाबाद आते थे, पटना में 2 लड़का 4 लड़के उसे घर मिलने आते थे कि वोट दे दिया हमके। उसी दौरान आलोक सिंह हम लोग के मित्र थे, हम लोग साथ थे, हम आगे बढ़े, तब तक गोलियाँ चली और आलोक सिंह को गोली लग गई। फिर हम लोग ले गए तुरंत, हेरिटेज हॉस्पिटल है कलंका में, वहाँ गए। 5-6 दिन जिंदगी मौत से संघर्ष किए, लेकिन वो हम लोग बीच में नहीं रहे, डेथ हो गया उनका। उम्र था हमको लगता है 25-24 उनका उम्र था, शादी नया हुआ था और बच्चा शायद 2-3 महीने का बच्चा था, लड़का, आज भी है लड़का। तो हुआ कि भाई कोई शादी हुआ, एक बच्चा है, तो डेथ हुआ। तो बड़ा सब लोग तो छात्र राजनीति करने वाले जितने लोग थे, कम लगता है इलाहाबाद से लेके, लखनऊ से लेके, अच्छी भीड़, कम 10,000 लोग आए थे। हम लोग गए, उनको भी घर गए, घर से घाट पर गए हम लोग,
तो दिन आज भी याद है कि वो आलोक से उसके बाद चुनाव जब हुआ, मैं चुनाव फिर लड़ा, तो मुझे भी दौर था, धमकियों का दौर था। धमकियाँ मिलने लगी कि नहीं लड़ना है। कोई कुछ कहता था, अपने लोग के बीच कहते थे हम आप मुसलमान हो, यहाँ कोई आज तक मुसलमान वाइस प्रेसिडेंट BHU संबंध दयानंद महाविद्यालय में कब नहीं हुआ है। आप मत अच्छा, करो। लोग ऐसे कहते थे आपको? अपने साथ के लोग समझाते थे, लेकिन जो साथ के लोग मतलब जब मैं नाम लिया है, ये लोग कवच बने थे कि कुछ भी है, अगर जो आपको लड़ना है तो लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पहली गोली मुझे लगेगी, आप लड़ो। गोली लगी भी? नहीं, हमें नहीं गोली लगी। आलोक सिंह को लगी? आलोक भाई को लगी। उनका डेथ भी हो गया, हमारे बीच में नहीं है, वो साथ रहने वाले थे और कोई केस नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था, कोई बदमाश नहीं थे, गुंडा नहीं थे, वो राजनीति करते थे, पॉलिटिकल हम लोग थे। और छात्र राजनीति था, छात्र राजनीति उम्र क्या होता आप समझ ही रहे हैं, कोई ऐसा था भी नहीं कि हम दुश्मनी कोई है, कोई एक साथ भी पास नहीं था, उम्र ही नहीं था। 22-24 साल उम्र था उनका, हमारा 18-20 साल उम्र था, हमसे सीनियर कुछ थे। उसके बाद से और डर बन गया, वहाँ कहा गया कोई लड़ेगा तो मार दिया जाएगा। एक दौर था, वो दौर था कुछ ऐसा आटी पार्टी का मामला था। और जो NSY जिससे मैं चुनाव लड़ रहे थे, 10 साल से कब्जा था। छात्र संघ की राजनीति जो भी करता है, छात्र संघ चुनाव होता है साल भर के लिए ही होता है, कहीं भी होता है जी। तो 10 साल का मेरी पार्टी का कब्जा था, यानी मेरे चाहने वाले जो लोग थे, अपने जो हम लोगों का था, उन लोगों का था। तो लोगों ने कहा कि अब इसको हटाना है। हाँ। उसी दौर में आलोक भाई पर हत्या की गई। आलोक भाई को मतलब नहीं था, गुंडा अपराधी नहीं थे, अच्छे थे, सज्जन आदमी थे, वर्कर नौजवान थे और छात्रों के लिए लड़ते थे। छात्र जो भी थे उनके लिए लड़ाई लड़कर कोई मामला होता तो आगे रहते थे। तो एक था जो पार्टी थी कि हम नहीं बनने देंगे, तो उसी पर चली गोली, डेथ हुआ। उसके बाद फिर मैं हुआ कौन चुनाव, 6 महीना चुनाव स्थगित हो गया। हुआ कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। जो हम लोग बड़े भाई थे अनिल सिंह जी थे, आज वो भी नहीं रहे, वो बैठे, चूँकि सीनियर थे हम लोगों के। हुआ कौन लड़ेगा क्या है, तो NSY से फिर भी एंटी पार्टी जो लोग, अपना मोबाइल तो नहीं था, फ़ोन का ज़माना था, उसे लोग धमकी देता था वहाँ के प्रिंसिपल को, लैंडलाइन पर। हाँ, प्रिंसिपल जो थे कि हाँ। अब कोई लड़ेगा तो हम लोग मारेंगे, सब आती थी। तो हमसे संगठा प्रसाद थे, बेचारे स्वर्गीय संगठा प्रसाद प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके नाम पर आ रहा, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। उसी दौरान मुझे याद है आज भी कि जब आलोक भाई का मेरा हत्या हुआ जी, हम पढ़ने गए थे, तो पिताजी, हम पढ़ने, मैं घर का इकलौता पुत्र था, माँ बाप का इकलौता मैं संतान था। और हमारे पिताजी और चाचा ओचा, हमारे घर के कम से कम 8-10 लोग, जीप का जमाना, जीप से लोग गए हमको, और हमको वहाँ से लाने के लिए कि चुनाव नहीं लड़ना है। ऐसा तुम कहाँ पर, तुम पढ़ने आए थे कि नेतागिरी करने आए थे? हाँ। हम चुप लड़के थे, हम लोग चुप थे। हमारे मामा वहाँ रहते थे, मामा के भी मैं रहता था। मामा से पूछे, मेरे बाबूजी मामा से पूछे कि इसका क्या है गतिविधि, तो मामा ने कहा कि लड़का गलत नहीं है और लड़का सही है, कोई नशा नहीं, कोई बदमाशी नहीं, गुंडा ही नहीं। अब हत्या आलोक सिंह का हो गया, अलग बात है, कोई मार दिया, हत्यारा अपराधी मार दिया, लेकिन उसका बात ये उसमें का नहीं है। इसकी टीम जितनी है ठीक है, हमारा संघर्ष कर रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, छात्र राजनीति कर रहा है, तो उसका एक अलग है, वो अलग बात। आपकी मर्जी, आपका बेटा है, जैसा सोचें आप। कहेंगे मैं इसको ले जाऊँगा, पढ़ाऊँगा नहीं। अच्छा। बाबूजी हमको लेके आए, पिताजी आए, हमारे चाचा वाचा सब लोग थे, 8-10 लोग थे, जीप भरी थी, हम बैठे, चले घर चले। जो घर चले आए तो हम रात को, शाम को आए, रात को खाना नहीं खाए। अम्मी थी, आज भी अम्मा हमारी, तो अम्मा बोलेंगी क्या करना है, हम तो जाएंगे चुनाव, हम जाएंगे हम पढ़ने के लिए। तो बोलेंगे नहीं, तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं, मत जा। पिताजी को हम समझाए, बाबूजी भी कहे कि नहीं जाना है। फिर चाचा लोग हमको घर बुलाए, बोले कि अखिया लड़के हो, कोई बात हो जाएगी तो हम लोग इसी मर जाएंगे, तो क्या होगा घर में, अकेले माँ बाप के बेटा हो, तुम संतान हो, 5 सिस्टर भी हमारी हैं, एक ही भाई हो, इसे बहुत समझाया, हम चुप थे। एक हमारे चाचा थे जो आज नहीं हैं, उनको सबरू मानता था, छोटे थे, उनके यहाँ साथ ही रहते थे ज़्यादातर। तो उनसे मैंने कहा कि चाचा ये बताइए अगर लिखा होगा तो यही मर जाएंगे, यहाँ भी आप झगड़ा करते हैं आप लोग, होता था, गांव में होता ही परिवार में होता था, गांव से होता था, तो हम यहाँ भी आप लोग करते हैं, यहाँ भी गोली लग सकती है, मर सकते हैं। तो चुप हो गए। हमने कहा हम जाने दीजिए, और हम ये वादा करते हैं आप लोगों से, आपसे करते हैं, जो वो सिंगल थे, कि हम उम्र कम है, आप सोचते हैं गलत रास्ता अख्तियार कर सकता है, मैं गलत रास्ता नहीं अख्तियार करूँगा, कभी नशा नहीं करूँगा, कभी गलत काम नहीं करूँगा, ये वादा करता हूँ। और यहाँ तक कि मैं चाय भी नहीं पीऊँगा। मतलब लड़के थे, भावनाओं में बके, मैंने ये भी कहा। लेकिन हमको देखने मेरे आँख में आंसू आ गया, ऐसा रुकिए मत, सब लड़के इंतजार कर रहे हैं और चुनाव लड़ना है। तो चुप हो गए, अच्छा ठीक है हम सुबह बात करते हैं बाबूजी से। और पिताजी से कहने गए तो पिताजी हमारे बाबूजी कहे कि जब फला अपने भाई को कहे, जो चचा थे हमारे, वो जब कहेंगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अच्छा। तो हम फिर उनके यहाँ गए, हमने कहा चाचा हमको जाने दीजिए। तो बोले ठीक है,
जाइए, लेकिन गलत मत में गलत नहीं, कसम खाए गलत नहीं करेंगे, मगर चुनाव संवैधानिक दायरे में जो आता है उसमें चुनाव उसमें लड़ूंगा। लड़ेंगे, हाँ। चुनाव लड़ूंगा हम्म, और जो लिखा हुआ होगा तो खैर वो चचा तैयार होगा। तैयार। जब मैं बुलेट मोटरसाइकिल से चला, अच्छा। चचा ही बुलेट हमको दिए हाँ और कहते जाओ बुलेट से, बुलेट लिए या चल दिए। हाँ 6 बजे भोर 5 बजे भोर में सुबह निकले, कुछ दूर गए तो एक चचा हमारे थे, वो रोक दिए, कहाँ जा रहे हो? वो लोग लाने वाले में थे, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कि बनारस से। क्या करने जा रहे हो? तो हम चुप, तो वो समझ गए, बोले किसके जमानत पे जा रहे हो? अच्छा, किसकी जमानत पे जा तो हमने बताया उनका नाम, हाँ मरहूम अशफाक खान नाम जी। था उनका, चचा थे हमारे। तो बोले उन्हीं की जमानत पे जा रहे हैं, तो चुप हो गए, ठीक है जाना, अपना ख्याल करना, ठीक। गए हम लोग, कुछ दिन बाद नामिनेशन हमारा था, नामिनेशन किए। जो पार्टी थी एंटी पार्टी थी, जो मारने के लिए कह रही थी, या लेटर भी आता था, या धमकी आता था, प्रिंसिपल डर रहे थे। अच्छा। लेकिन हम लोग की टीम जो थी मजबूत थी, लोगों की टीम ने कहा कि नहीं, अगर आपको लड़ना है तो आप लड़िए, हम लोग साथ हैं। सब लड़के, हम 50 लड़के साथ रहते थे, मोटरसाइकिल भी चलते, उतना ही लड़के साथ चलते थे। मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, जहाँ दूर जाते 200-300 किलोमीटर, साथ मोटरसाइकिलें चलती थी, पूरा काफिला। हाँ। चुनाव लड़े, हमारे खिलाफ अभी भी याद है संजय तिवारी चुनाव लड़े। अच्छा, आपके खिलाफ में? हमारे खिलाफ सब बैठ गया, अब सब बैठ गया, एक संजय तिवारी हो गए, हमारे से 3-4 लोग लड़े, लेकिन नॉमिनेशन होते होते सब लोग बैठ गया, मुझे सपोर्ट कर दिया। हम लोग बात किए भाई लड़ने से क्या फायदा है, क्या फायदा, तो सब मान गया। हमारे कई लोग थे, यादव भी थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत, सब लोग बैठ गए। एक संजय तिवारी थे, वो कहे कि और लोगों से कहे हम नहीं बैठेंगे, हम हराएंगे, मैं जीतूंगा, चूंकि वो मुसलमान है। अब लगे घूम घूम करने की, मुसलमान हिंदू की बात करने लगे। अच्छा। कि जो पंडित थे हमारे, वो मित्र थे, लेकिन कहने लगे, चुनाव था, लेकिन जहाँ जहाँ गए सब यही जवाब देता था कि जमा खान से अच्छा कोई नहीं है, और जितना काम करता है छात्रों के लिए उतना कोई काम करने वाला नहीं है। और सबका आशीर्वाद रहा। उस जमाने में भी मैं एक तरफा चुनाव जीता उपाध्यक्ष का, एक तरफा, मतलब कि 90% वोट मिला हमको, 10% उनको मिला, जबकि मुस्लिम कम थे और लोगों ने कहा भी मुसलमान है, आपको हरा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, तामझाम। लेकिन मैं चुनाव जब लड़ा तो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। उसी समय हम लोग, फिर हमारी बात किसी तरह मायावती से हुई। अच्छा। मायावती जी से बात हुई, बस बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो थी, उनसे किसी द्वारा बात हुई, उन्होंने हमको बुलवाया। अब बुलवा के उन्होंने कहा कि आप बिहार की राजनीति करना है तो करो, मेरे पार्टी को ज्वाइन करो आप। हम लोग कांग्रेस संबंधित थे, निस्वाई के लड़के थे, तो उसी संबंधित थे हम लोग। हम जब अपने जिला में आने जाने लगे तो एक दिमाग में आया कि हम बहुजन समाज पार्टी का राजनीति करना हो चाहिए। लेकिन कुछ दिन हम लोग कांग्रेस में रहे, उसके बाद 2002 में हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया, बिहार में बक्सर में ज्वाइन किया। अच्छा। और बक्सर हमारा भी बॉर्डर था, बनारस का भी बॉर्डर था। हम लोग कम से कम 400-500 गाड़ियाँ, छात्र BHU के, मतलब जो छात्र राजनीति करने वाले जितने भी चेहरे थे, सब लोग मेरे साथ आए, ज्वाइन कराए। ज्वाइन करने के बाद मेरा अब आना जाना गिर जिला में शुरू हो गया, काम हम लोग करने लगे, क्योंकि शौक था काम करने का, कोई हमारा बिजनेस नहीं था। मैं किसान का बेटा हूँ, पिताजी हमारे पक्के किसान हैं, आज भी हैं, तो आप जब जाइएगा तो खेत पे ही मिलेंगे, छावनी पे ही मिलेंगे। काम करने वाले के साथ बैठते हैं, काम करते कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न उनके पास यूगो था। पिताजी का कहना था कि गलत मत करना, अकेले हो, हमको तुम्हारे विश्वास है, गलत मत करना, नशा से दूर रहना, बिहेव अपना अच्छा रखना, व्यवहार अच्छा रखना। और ये करके मैंने ये दिमाग में रखा, पिताजी का सम्मान, इज्जत, माँ बाप का, परिवार का, मैंने इस बात को रखा। और मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद गिरी जिला में भी आया और चुनाव की तैयारी हम MLA का लड़ने लगे। उससे पहले जिला परिषद में चुनाव आते आते लड़ गया था। मेरा क्षेत्र था, तो चूँकि मेरा क्षेत्र सुरक्षित था तो मैं बगल से लड़ा और 120 से चुनाव में हार गया। लेकिन मेरा अब शुरू हो गया लोगों से मिलना जुलना, आना जाना। बीच में काट के बताता हूँ, एक दौर ऐसा आया, एक बार हम घर पे थे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिताजी की हमको सीख दिलाती है। पिताजी के सामने, पिताजी नहीं थे, एक हमारे यहाँ नौकर थे बेचारे, और थोड़ा बुजुर्ग थे, हम लोगों से काफ़ी बड़े थे। उस ज़माने में आपकी उम्र के रहे होंगे, हम छोटे थे, तो हमका नाम बालाराम था, बालाराम। तो हमने उनसे बाला कह दिया, और पिताजी तब तक खेत से आ रहे थे। अच्छा। वो सुन लिए, लाठी लेकर चलते थे। और हम दरवाजे बैठे थे, हम गए बाला पानी ले आओ, ऐसे कुछ बच्चे थे, कुछ खेल रहे थे हम। तो पिताजी आए और हमको कहें तू बाला कर ला, तो हम चुप हो गए। हम उसी डंडा से मारे 2-3 डंडा। अब बोले कि इसी ने तुम कहा कि तुम्हारी नौकर है, लेकिन तुमसे तो बड़ा है उम्र में, भैया कहीं नहीं कहे। उस चीज़ मुझे याद है, उस दिन में भैया कहलवाए और मारे हमको। घर में हम डांट सुने, उसके बाद में कान पकड़वाए, हमसे कान पकड़े। मैंने कहा उस दिन से मैं सुधर गया। उस चीज़ को दिमाग आज भी मेरे है कि पिताजी हमको डांटते थे।
घर परिवार में बस झगड़ा हुआ था कि हमारे चचा हैं उनसे झगड़ा हुआ, तो बच्चे थे, होता है नाम ले लेता है। उस समय हमको मारे, वो हमारा भाई है, मुझसे झगड़ा हुआ है, तुम क्यों उनका नाम लो, तुम चचा क्यों नहीं हो। ये सब चीज़ें पिताजी हमारे साथ हमेशा इस चीज़ को, उनका एक जो रहा उसको मैं आदर्श मानता हूँ, आज भी वो हैं। और आज भी जब एमएलए में चुनाव 2005 का लड़ा, बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था, तो मैं 3000 चुनाव हारा। हारने के बाद 2005 की बात कर रहा हूँ। पिताजी थे हमारे, पिताजी से राजनीति से बहुत दूर हैं, पॉलिटिकल कोई मामला नहीं मेरे परिवार में, कुछ नहीं। और बाबूजी हमारे पक्के किसान हैं, आज भी जाइएगा घर फर्स्ट क्लास का भी है, 88-90 साल उम्र हो गया, लेकिन आज भी हट्टे कट्टे, आज भी कसरत करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है जी। तो उनका मन नहीं था चुनाव लड़ेंगे, जब छात्र राजनीति शुरू कर दी तो कहे तुम्हारी मर्जी, गलत मत करना। उसके बाद 2005 से लड़े, चुनाव हार गए। और उस समय अपने ही लोग हमको नहीं समझे, 2005 में अपने ही लोग नहीं समझ पाए हमको। अच्छा। और हमारा वोट नहीं मिल पाया, चुनाव में हारा। 2010 में फिर मैं लड़ा, अपने लोग समझ चुके थे, तब तक संघर्ष तो किया, फिर मैं हार गया। फिर 2015 में हारा, तो 2015 में 60,000 वोट पाया, 200-250 चुनाव में जब हारा तो नर्वस लोग हुआ। लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो जा रहा है, ये अपने ही लोग जो दोस्त मुहिम थे हर समाज के, और कहीं और देख लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं से जीतूंगा। पिताजी देखे हम नर्वस हो रहे हैं, 10,000 दरवाजे पे लोग थे। बाबूजी ने कहा कि हम तो इससे दूर हैं, मैं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी चाहत है तो जो भी मैं बनाया हूँ तुम्हारे लिए बनाया हूँ, तुम्हें लड़ना हो तो लड़ो, पीछे मत हटो, अपना तैयारी करो, फिर लड़ो तुम। बाबूजी का एक साहस था, दोस्तों मित्रों का साहस था, माँ बाप का मेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर था। फिर हमने कमर कसा। जिस दिन चुनाव में हार का आता था, दूसरे दिन मैं क्षेत्र में चला जाता था। ये मेरा इतिहास है, आप पता कर सकते हैं। और मैं जाति पार्टी की बात नहीं करता हूँ, जो पार्टी की, न जाति की, न बैकवर्ड की, न फॉरवर्ड की बात करता हूँ, इंसान की बात करता हूँ। और जो बाबूजी और हमारे माँ ने सिखाया, सबको ले चलने की बात करता हूँ। और मैं संघर्ष किया, और संघर्ष का जब मैंने किया, एक तरफ महागठबंधन लड़ रहा था, एक तरफ एनडीए लड़ रहा था, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, दोस्तों मित्रों, हर समाज के लोगों का आशीर्वाद, और लोगों ने संघर्ष करके ऐतिहासिक जीत दिलाई वहाँ पे चैनपुर विधानसभा में, जहाँ पे हर पार्टी का नेता उतरा। मेरा कोई नेता नहीं, मेरा नेता नौजवान साथी और मेरा माँ बाप का दुआ, वही मेरा सब कुछ था। अच्छा, मायावती भी नहीं आई थी? नहीं, बहन मायावती भी नहीं आई थी। और चुनाव में जीता, और जीतने के बाद फिर आपके बीच में आया। मेरे कहने का मतलब है कि आज बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ टिप्पणी किसी पे करते हैं, या मोबाइल का ज़माना है। जब मैंने शुरुआत किया था मोबाइल का ज़माना नहीं था, हम लोग संघर्ष किया है, हम लोगों ने संघर्ष को चूमा है। हमारे पैर में छाले पड़ जाते थे, एक शौक था चलने का, काम करने का। मुझे जब से 10 लोगों का मैं भलाई नहीं करता था, तो नींद नहीं आती थी। और ये अब एंटी पार्टी, एंटी भाई भी लोग होंगे पॉलिटिकल, उनसे पूछिएगा, वो लोग बताएगा। क्योंकि मुझे शौक था काम करने का, चलने का, एक ललक था, एक जज्बा था, और उन्होंने काम किया। या बनारस से मेरा छात्र राजनीति में रहा, तो मैंने वहां भी ऐतिहासिक काम किया। जीतने के बाद मैंने ऐतिहासिक काम किया। अगर आप कहेंगे तो पीछे जाऊंगा, एक ऐसा मामला है जो बताएंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। जब मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि बात करते करते कुछ बातें याद पीछे की आ गई है। जब मैं छात्र राजनीति कर रहा था, आज भी वो दिन मुझे याद है। उस जमाने में भी, यानी 95-96 की बात मैं कर रहा हूँ, उस जमाने में जब छात्र संघ का मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो चुका था, उपाध्यक्ष हुआ था, मेरे साथ मनोज सिंह अध्यक्ष हुए थे, आलोक भाई का हत्या हुआ, फिर मनोज सिंह अध्यक्ष, हम उपाध्यक्ष, एक उमेश यादव मेरे मित्र थे, महामंत्री हुए थे। हम सब लोग को जब छात्र संघ के जो पदाधिकारी होते हैं, उनको बाकायदे ऑफिस मिलता है, उनको सर्वेंट मिलते हैं, उनकी व्यवस्थाएं होती है। ऑफिस में हम लोग ऑफिस में बैठे थे। उस जमाने में हमारे यहाँ प्रिंसिपल संगठा प्रसाद हुआ करते थे। एडमिशन चल रहा था, जिस दिन मैं बैठा था, उस दिन एडमिशन का लास्ट डेट था, लास्ट समय भी हो चुका था, 4 बज चुके थे। एक आते हैं देवरिया के, आज भी दिमाग में याद है, 96 की बात है, 96-97 देवरिया के आते हैं, और सीधे जहाँ मेरी मेन गेट पे ही ऑफिस होती है, लेकिन मेन गेट से सीधे निकलते हैं, प्रिंसिपल साहब कहीं जाते हैं, संगठा प्रसाद जी कहीं जाते हैं, और बोलते हैं कि मेरा एडमिशन आप कर लीजिए। उन्होंने कहा डेट तो आज लास्ट था, टाइम खत्म हो चुका है, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि लगे आदमी एडमिशन के लिए कुछ भी कर सकता है, लगा आपने रिक्वेस्ट करने, गुजारिश करने। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, अध्यक्ष बैठा है, उपाध्यक्ष बैठा है, अब बात करो, अगर वो कहेगा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मानते भी थे हमको। वो पूछे कहाँ रहते हैं, तो आए हमारे उसमें रूम में आ गए, तो चपरासी जो प्यून था रोक दिया। प्यून का बोला क्या बात है, बोले अध्यक्ष मिलना है। 3 कुर्सियाँ लगी होती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री, 3 लोग बैठे थे हम लोग। तब तक पंडित से तिवारी थे, देवरिया के थे। तो आए अंदर, तो प्रणाम किए, सामूहिक प्रणाम किए। तो मैं थोड़ा मजाक लिया, हमने क्या, चलो चपरा बोले, प्यून बोला कि कुछ काम से मिलना चाहते हैं सर आप लोगों से, अध्यक्ष जी से। तो हम बोले क्या बात है,
तो वो तीनों को प्रणाम किए। तो हमने कहा कि कौन इसमें पहचान नहीं, जमा खान कौन है, नहीं सॉरी जमा नहीं, मैं क्या पहचान नहीं कौन अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, चुप थे। हाँ तो हमने कहा कि हमने अब दोस्तों में कहा कि देखिए पूरा छाछ जो रूम था, छाछ संघ का जो रूम होता है, कम 200-250 लोग थे उसमें। जी। तो हमने जोर से देखिए ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पहचान रहे हम लोगों को, इस समय वोट देने नहीं आए थे। हाँ वो स्टूडेंट एमए में करना था जी। और बीए का हो चुका था। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये पिछले जो चुनाव हुआ है ये वोट देने नहीं आया है, नहीं आया। हाँ बताइए वोट जो देने नहीं आ रहा है और काम से आ जा रहा है। मैं ऐसे हंसी में किया। हाँ तो वो आदमी कहे बेचारे नहीं सर हम वोट देने आए थे, हाँ। हमें पहचाने में कौन कौन है। अच्छा। तो हमने जो मतलब बचपना मेरा भी था, हाँ। मजाक किया लहजा में कहा मनोज सिंह से, ए मनोज भाई जानते हैं ये जो वोट दिए होंगे जो मियाँ नहीं है उसी को वोट दिए होंगे। अच्छा। मैं मजाक किया हाँ। क्योंकि मेरे खिलाफ संजय तिवारी लड़े थे चुनाव। हाँ तो वो तुरंत कहे जितना तेज और वेग में मैं कहा उतना ही वेग और तेज मुंह कहे कि मैं देवरिया का ब्राह्मण हूँ सर और मैं मियाँ को वोट नहीं दे सकता। अच्छा। एकदम आमने सामने बैठे हम लोग। हाँ। उमेश यादव और ये मनोज सिंह था, गुस्सा है, हमने हाथ पकड़ा है। तब तक हमने कहा बैठिए आप चाय पीजिए। हमने कहा प्रिंसिपल तक बुलाओ, प्रिंसिपल साहब आए। हमने क्या बात है इनका, बोले कि ये काम है, फार्म लास्ट डेट था, खत्म हो गया है, लास्ट टाइम था। हाँ। तो हमने नहीं करेंगे। तो उनके सामने मैंने कहा, गुरुजी मानते थे हमको, हाँ। हम गुरुजी कर दीजिए जाने दीजिए, इसमें नहीं पहचानने इसका मतलब कि ये मियाँ जी को मियाँ कैसे में कहा बचपना था मियाँ के वोट दिए होंगे। तो फिर वो कह रहे हैं हाँ। कि सर हम कह रहे हैं देवरिया के पंडित हैं, मियाँ को वोट नहीं दे मियाँ को वोट नहीं दे सकते। तब सकते। तक गुरुजी संगठा प्रसाद जी जो फार्म लिए थे उठा कर फेंक दिए। अच्छा। गुस्सा नहीं जानते हो। हम बोले चुप ये काम करिए पहले। तब तक कुछ लगता है समझने लगे बेचारे हो। अच्छा। पे काम करिए। हाँ। उमेश यादव, मनोज सिंह और सारे साथी खड़े हो गए। हाँ। मतलब बदतमीज टाइप लगे बोलने, उनको कोई नहीं बोलेगा। बुलाया अपने बगल में, हमने कहा आप फार्म लाइए। फार्म लाया, मैंने साइन किया, गुरु से कराया और मैं उनको हाथ कंधे पर रख के निकल के मैं गेट तक गया। तो साइकिल से आए थे, बेचारे गरीब थे। हाँ हाँ। आए थे, मैंने कहा कि पहचान नहीं है इसमें। अब तो पहचान गया था। कहते सर हम गलती नहीं हुई है, लेकिन ये सब शब्द नहीं कहना चाहिए। आप जो आप कहे हो, हाँ। मैं आपका भाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जमा खान मेरा ही नाम है। हाँ। कोई बात नहीं है। आप चुनाव किसी को वोट दिए, हम जीत गए, अलग हाँ। बात है। आपको पता भी नहीं कौन जीता आ रहा, ये भी आपको पता नहीं है। ये सब जानना चाहिए। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हाँ, हाँ। यहाँ के स्टूडेंट, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कौन मेरा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुआ, वोट दिए तो किसको दिए। कहा सर गलती हो गई, माफ कर दिए। माफ नहीं करना भाई आपको। मैंने साइकिल बैठाया उनको, मैंने विदा किया। अंदर आया तो संगठा प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि ऐसा तो मैं इंसान ही नहीं देखा, जो आदमी ऐसे बोल रहा है, आप ऐसे प्यार करके चाय पिला के भेज रहे हो। हाँ। हमने वो आदमी को नहीं समझ में आया। हमें तो हर समाज के लोगों ने वोट दिया, हमको ब्राह्मण ने 70% वोट दिया, उसी का वही लड़का उस टाइप का है तो क्या करिएगा। होता है हर जगह, हर समाज में लोग होता है। ये चीजें आज भी हमको याद है, कहता भी दोस्तों से, तो लोग हंसता भी है इस चीज पे। अच्छा एक चीज़, चूंकि आप बहुत गंभीर बात बता रहे हैं और बहुत संजीदगी वाली बात है, लेकिन आप जिस हल्के तरीके से बता रहे हैं तो पता नहीं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो कैसे लेंगे। लेकिन क्या अब भी मुसलमानों को जब लोग मियाँ कहते हैं तो चुभता होगा जी? अगर अब भी किसी मुसलमान को कोई मियाँ कहता है तो चुभता होगा? क्या चुभेगा ही ना भाई। ये तुम देखिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपना अपना सबका धर्म जो भी मानता है जी, उनका एक अपना आस्था है। हाँ। किसी भी समाज को अब अच्छे से कहीं अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। कोई भी हो, आपका ही नाम कुछ है मान लीजिए, हाँ। अगर अच्छे से लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ। धर्म कोई नाम उसे अच्छे से लेंगे अच्छा लगेगा, ये होना भी चाहिए। आज संवैधानिक दायरे में होके हम सब लोग एक दूसरे को अगर प्यार करें, बातें सम्मान दिक्कत ही नहीं हो। हाँ। मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, 20 साल में संघर्ष किया हूँ, 20 साल में संघर्ष किया चैनपुर कंस्टिट्यूएंसी में। हाँ, अभी आपने डिटेल में बताया भी। 2005 के बाद मैं 3 लगातार चुनाव हारा, 20 साल संघर्ष किया। और उस चैनपुर विधानसभा में जहाँ पे 20,000 पोलिंग वोट है माइनॉरिटी का, 22,000 पोलिंग वोट है माइनॉरिटी का, जहाँ मैं 96,000 वोट पाया। हर समाज ने प्यार किया, हर समाज ने दिया, हर लोगों ने दिया। मैं बहुजन समाज पार्टी से आया, हमको टिकट मिला बहुजन समाज पार्टी से और चुनाव आया। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पार्टी मैन थे, जाति मैन थे, जो तो बहुत तरह का मामला उनके साथ था। लेकिन जब मेरा प्यार, मेरा संघर्ष, मेरा स्ट्रगल, मेरा उनके बीच में आना जाना, मेरी मोहब्बत से उस सारे समाज के लोगों ने आपके कायल हो गए, कायल हुए और समर्थन किए और प्यार से मुझे सदन में भेजने का काम किया। अच्छा अब भी जमा खान में मतलब वो सादगी है, एक आम आदमी वाली सादगी जो होती है वो अभी है, कायम है, एकदम है। देखिए होनी भी चाहिए किसी को। हाँ। देखिए हम ऑलमोस्ट भी कहते हैं कि जब ये सब चेयर मिलता है, किसी को मिले या पद मिलेगा, वो पद आता जाता रहता है,
लेकिन अगर आपका हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, ये पद से हटेंगे तो भी आप सम्मान करेंगे। आज जो इस पद को देखकर सम्मान कर रहा है, ठीक है, सम्मान पद को देखकर, कुर्सी को देखकर, चेयर को देखकर सम्मान कर रहा है, लेकिन जिस दिन आप पद छोड़िएगा निश्चित तौर पर 90% लोग उस सम्मान उसी तरह से उस दिन भी करेंगे। इस चीज को समझना चाहिए सबको। अच्छा, चूंकि और लंबी मैं जो बताना चाहता हूँ, जो छात्र राजनीति का दोस्त मित्र हमारा है और आज कोई मुझे हटा नहीं है, अगर छात्र राजनीति करने वाले, अगर आज मैं बिहार आता है, एक दोस्त हमारा पान का दुकान लगा है उनका, मैं सुन गया, मैं गाड़ी घुमाकर उसे मिलने गया, उस दुकान में खड़ा हुआ, उनसे मैं गला लगाया, चूंकि जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ कहीं ना कहीं उसका भी संघर्ष था। तो मैं इस बात को आपके माध्यम से चैलेंज भी करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में किसी कोना में मेरे साथ रहने वाला अगर दोस्त होगा, मेरा मित्र होगा, तो उसी तरह मैं प्यार करता हूँ और जाता भी हूँ। अगर मैसेज मिल जाता है बनारस के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का, तो मैं ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मैं हूँ कहीं ना कहीं उनका भी संघर्ष मेरे यहाँ बढ़ाने में है। अच्छा, एक चीज़ जो चूँकि काफ़ी वर्षों से आप हैं राजनीति में, छात्र जीवन से ही, तो बिहार की जो सियासत है तो उस समय और अब मतलब कितना बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, उस जमाने में जब हम लोग छात्र राजनीति से चले थे तो निश्चित तौर पर बिहार शिक्षक रहा था। ये नहीं, देखिए जो भी लोग सुन रहे होंगे, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बिहार की जो हालात थी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो उस समय था, जो दौर था, जब हम लोग छात्र राजनीति से आते थे, भभुआ, अरे बनारस चलते थे, भभुआ आते थे, बस पर बैठते थे, आते आते 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लगता था, जो दूरी थी 70-80 किलोमीटर दूरी होती थी। वो भी दौर देखे हम लोग। 6 बजे तक घर आ जाना था, ये भी हमने देखा है। 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, ये भी हम लोगों ने देखा था। अगर बनारस भी जाना है या भभुआ ही दुकान पे जाना है, कोई काम करने जाना है, किसी शॉप पे काम करने जाना है, किसी दोस्तों मिलने जाना है, एक समय का था कि इस समय के अंदर आपको घर पे आ जाना है। ये सब चीजें थी। रोड नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, सौहार्द भाईचारा भी नहीं था, डर बना हुआ था। मुझे लगता है कैमूर में हजार लोग मार दिए गए हैं उस जमाने में। बताता हूँ 20-30 साल पहले आप जाइएगा, कई हजार लोग मेरे ही कंस्टिट्यूएंसी में, मेरे ही पहाड़ी में, अधौरा पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी में मारे जाते थे, मारे गए हैं। एक दिन में 20-20 आदमी मरते थे, सुनते थे, सिसकते थे, डरते थे। वो जमाना हम लोगों ने देखा है। मुझे नहीं लगा था ऐसा भी जमाना आएगा। छात्र राजनीति था, लड़पड़ा था, बचपना था, हम लोग भी अपना चलते थे। लेकिन हमें याद है बनारस हम लोग आते थे, अगर बनारस आने में 10 घंटा लगता था। जब हम लोग आते थे जाने को सवाल ही नहीं था, हम जाएं लौटें, दूसरे दिन लौटते भी थे। तो बस जब चलती थी यहाँ पे, हम लोग छोटे थे, मालूम सबको है, जानकारी है, बस थाना खुद उनको पार कराता था और बस का इंतजार होता था, 6 बस आ जाएं तो थाना लेकर आगे बढ़ेगा और भभुआ तक पहुंचाने का काम करेगा। ऐसी तमाम जगहें थी जी। तो ये सब चीजें थी जो आज आप देख रहे हैं कि बिहार बदला है। जो आप देख रहे हैं बिहार में, जो आज कल के जिन लोग आते थे डरते थे, कल हम लोग चलते थे उत्तर प्रदेश से तो लोग कहता था कि जहाँ हिलने लगेगा वहाँ समझे बिहार शुरू हो गया। अच्छा, जहाँ हिलने लगेगा वहाँ समझे बिहार शुरू, जहाँ गाड़ी हिलने लगे, गाड़ी डिस्टर्ब होने लगे, आपसे खाने लगे, हाँ, बिहार शुरू हो गया। और अब हम लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश, ये बात करते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश हिलने लगे, समय उत्तर प्रदेश आ गया है। अच्छा, बिहार खत्म, अब यूपी। ये जो हुआ है, बदलाव हुआ है, ये सबको कहना चाहिए। मैंने कि मैं किसी का आलोचना करता हूँ, हम लोग कम उम्र के हैं, जो रहे हैं उस जमाने के लोग रहे हैं, यहाँ के नेतृत्व करने वाले हम लोग सीनियर रहे हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो स्थिति उस समय थी, आज बदलाव हुआ है, ये सब लोग कहते हैं, सबको। अच्छा, हम थोड़ा सा चूंकि छात्र जीवन को समझ रहे थे आप, चुनावी राजनीति समझ रहे थे आपसे, बचपन में भी आप ऐसे ही लीडरशिप क्वालिटी थी आप में? हम स्कूल में भी हम क्रिकेट के साथ शौकीन थे। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे, गांव पे भी कैप्टन थे। बनारस गए इंटर कॉलेज में, आदर्श इंटर कॉलेज से इंटर का मैंने किया, वहाँ में कैप्टन था। हाँ। जब हरिचंद में आया तो वहाँ भी मैं क्रिकेट खेलता था। BHU समय डिग्री कॉलेज BHU में आया तो वहाँ भी मैं कैप्टन था। तो एक खेलने का शौक था और ललक थी। मैं नहीं कभी नहीं समझा, पीछे मुड़ कभी मैंने देखा है। मेरे यहाँ बता दूं ऐसी हुआ है ट्रेजेडी के, हम लोग चलते थे, हमारी गाड़ी में तेल नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। अच्छा। कहीं जाना है किसी के यहाँ, लोग दोस्त मित्र कहते थे यार कैसे जाएगी गाड़ी में तेल तो नहीं है, हाँ, टायर भी ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो ना, ऊपर वाला मदद करेगा। हाँ। क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि बैंक में भी मेरे पास नहीं है, जेब में भी नहीं है। हाँ। धान गेहूं अभी खेत में है। हाँ। तो मालिक मदद करेगा, मदद होता था हमारा, कभी फंसा नहीं आज तक। जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, आप पता कर सकते हैं, कभी भी मेरे बैंक में 25-50 सर नहीं रहा है, कभी भी। हाँ। तीनों चुनाव विधानसभा में कभी पर नहीं रहा है। और हमारे माँ बाप का बहुत दुआ रहा, मेरे पर आशीर्वाद रहा। हमारे पिताजी, मतलब जो कुछ मैं यहाँ हूँ सब मेरे पिताजी की मेहनत आशीर्वाद है। बाबूजी हमारे बहुत हमारे लिए किए हैं। तो परिवार में कौन कौन है अभी? ऐसे तो मेरा परिवार लंबा परिवार हम लोगों का है, लेकिन मैं इकलौता पुत्र हूँ।
बाकी हम लोगों का ऐसे तो पूरा खानदान बड़ा हमारा खानदान है, कम से कम 60-70 भाई परिवार हमारा है। 60-70 भाई हैं आप हाँ, लोग? भाई हम लोग हैं, लंबा परिवार हम लोगों का है और सब हमारे लिए खड़ा रहता है। हम अकेले जरूर हैं, माँ बाप इकलौते पुत्र थे, लेकिन जो भाई लोग थे घर में परिवार में बाबूजी से या चचा लोग झगड़ा भी होता था, लेकिन जो हम लोग भाई लोग थे वो मेरे साथ रहते थे, आज भी मेरे साथ रहते हैं। मुझसे बड़े अगर 20 साल बड़े भाई हैं, अगर जो उस जमाने में जो कहता था वो लोग हमारे मान लेते थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से तैयार रहते थे। अच्छा, घर में जमा खान को कौन डांट सकता है माँ बाबूजी के अलावे? नहीं, हमको कोई गार्जियन डांट सकता है। मेरे जिन चचा लोग हैं, बाप लोग हैं, बड़ा भाई लोग हैं, डांटता तो नहीं है लेकिन डांटेंगे मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है? डांटता नहीं था, लोग प्यार करता था, प्यार करता है कि डांटता तो नहीं है, लेकिन डांटेगा मुझे लगेगा कि मेरा कोई है। अच्छा, आप एक मुस्लिम नेता हैं, तो क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए अब भी विशेष चुनौतियां हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चुनौतियाँ तो हर लोगों के लिए हमेशा बनी रहेगी। चुनौती को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी काम करना चाहिए। जिससे हमारे यहाँ आपने देखा होगा शिक्षा से दूर है लोग, इल्म से काफ़ी दूर है। उसके लिए नीतीश कुमार ने जो काम बड़ा काम किया है, ऐतिहासिक उन्होंने काम किया है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई पर ध्यान दें, संघर्ष करें, स्ट्रगल करें तो कामयाबी जरूर मिलेगी। ये कहना कि मैं फलां समाज का हूँ, मैं पीछे हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं। आप मंजिल के मुताबिक, मैं बराबर कहता हूँ कि मंजिल के मुताबिक अगर आप परिश्रम करिएगा निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। मैंने देखा है मंजिल आ जाएगी। तो नहीं, अन्य समाज की तुलना में अल्पसंख्यकों के लिए ज़्यादा चुनौती है क्या समाज में? चुनौती हो सकती है, चुनौती है, मान लेते हैं है। हाँ, अच्छा। इसलिए कि पढ़ाई के पीछे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं और समाज पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। हमारे समाज के अंदर आप देखिएगा पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था, अब ध्यान दे रहा है, अब ध्यान दे रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्था हो गई है, सब कर रहा लोग। ठीक है, गरीबी थी तो गरीबी है तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन जगना पड़ेगा। अगर हम लोग संघर्ष नहीं करते, रात दिन नहीं लगते, आज ही मुझे याद नहीं है, बता दूं, कभी मैं दिन में सोया हूँ, आज ही बोल रहा हूँ, आज 30 साल 40 साल हम लोग छात्र राजनीति आप जुड़िएगा हो गया। मुझे नहीं लगता कभी मैं 10 दिन भी ऐसा दिन नहीं जो मैं 10 दिन में पूरे दिन में 10 दिन में सोया हूँ, दिन में और रात को 4 घंटा 5 घंटा ज़्यादा नहीं सोता हूँ, नींद ही नहीं आती है। दिन में कभी नहीं सोता हूँ, लगभग मैं काम करने वाला हूँ, आज मंत्री काम करता हूँ। तो अगर काम करिएगा, स्ट्रगल करिएगा, हाँ मैं ये मान लेता हूँ, हो सकता है आपके लिए से ज़्यादा मुझे करना पड़े काम, ये मानता हूँ। हो सकता है आपसे ज़्यादा मुझे काम करने की जरूरत हो, जो मंजिल आपको पहले मिल जाएगी, ज़्यादा संघर्ष के बाद मुझे मंजिल मिलेगी, मगर मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं विरासत पे आ गए, बहुत ऐसे लोग हैं कि एक बार चुनाव हारने के बाद जीत गए, हम लोग 3 बार हारे हैं। स्ट्रगल रहा मेरा, लेकिन मंजिल के मुताबिक मैं पीछे नहीं हटा हूँ, उसको मंजिल के मुताबिक संघर्ष किया हूँ और संघर्ष को मैंने बचपन से चूमा भी है, संघर्ष को, चैलेंज को मैंने लिया है। अच्छा, धार्मिक एकता और जो सामाजिक सौहार्द है उसमें बनाए रखने में क्या नेताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं साफ कहता हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े भाई भी हैं, इस बात को छात्र राजनीति से और आज तक ये बात कर रहा हूँ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ये नहीं कहता है किसी का बुरा कहो। इस बात को मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ और चैलेंज से कहना चाहता हूँ। छात्र राजनीति से जब मैं सफर तय किया, उस दौरान भी मैं कहता था कि अगर आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, जिस धर्म पे आपका आस्था हो, तो आस्था के मुताबिक गड़बड़ मत करो, आस्था के मुताबिक आप चलो। और जो भी धर्म को मानने वाले होंगे, या मेरे हिंदू मेरे भाई हों, मेरे मुसलमान भाई हों, मेरे सिख हों, ईसाई हों, कोई भी धर्म को मानने वाले लोग अगर ईमानदारी से धर्म को मानते होंगे, वो कभी किसी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं करेंगे। मैं अपने बताना चाहता हूँ, जैसे मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुसलमान हूँ, मेरे किताब में है, मेरे कुरान में है, जो मेरी आसमानी किताब है, जो मेरा रूह है जी, जो मेरी आसमानी किताब को मैं दिल से मानता हूँ, ये मेरा रूह है। जो मेरे जो नबी है जिसको मैं मानता हूँ, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे किताब में आया हुआ है, किसी को भी, किसी के साथ भी अत्याचार अन्याय आप करते हैं, आप किसी को सताते हैं, आप मजबूत हों, कोई कमजोर को सताते हैं, अगर आपके अगल बगल कोई भी रहता हो, ये नहीं कहा गया हिंदू मुसलमान जी, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आमने सामने, उस घर में, आपके घर में खाना बनता हो, आपकी व्यवस्था मजबूत हो, आप 3 वक्त खाना खाते हो, उस परिवार में 40 घर दाएं बाएं में किसी घर में ऐसा हो कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं खाता है, तो आप मुसलमान नहीं। मेरी किताब में कहा गया है, ये कहा गया है
किसी को ऊंची आवाज में आप बोलते हो, किसी को गाली देते हो, किसी को दबाते हो, किसी भी धर्म को गलत कहते हो, मेरे किताब में है अगर मस्जिद से प्यार करते हैं तो मंदिर से भी हमको प्यार करना है, गिरजाघर गुरुद्वारा से भी प्यार करना है, ये मेरी किताब में है। ये जो नहीं करता है वो मुसलमान नहीं है। मेरी किताब में कहा गया है कि एक बार रोजा नमाज अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा माफ कर सकता है, कर देगा, लेकिन किसी का दिल दुखा देंगे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये मतलब नहीं है, किसी समाज का हो, अगर इसका दिल दुख गया तो आप मुसलमान नहीं है, आप खुदा माफ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता मेरी किताब में। अच्छा, और ये मैं बताना चाहूंगा कि हर जगह है, मैं तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये जो भी मानने वाले हों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है अब अत्याचार मत करो, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो, किसी को गलत मत कहो, जहां तक हो सके उसकी मदद करो। हाँ। मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारा को, गिरजाघर को किसी पर उंगली मत उठाओ, सबका सम्मान करो। अलग बात है, मेरी आस्था मस्जिद में हो सकती है, आपकी आस्था मंदिर में हो सकती है, आपकी आस्था कहीं और, आस्था के मुताबिक आप काम करें, किसी को गलत न कहें, ये किताब में हर धार्मिक। अच्छा, बिहार जैसे विविध राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा, पार्टी अपनी जगह है, जाति अपनी जगह है, हर लोग अपनी पार्टी जाति का काम करता है, अलग बात है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा अगर आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, आपका आस्था है, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, तुम समाज सिख ईसाई किसी भी धर्म को मानने वाले हों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ हर किताब में भाईचारा मोहब्बत की बात की गई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रोजा नमाज पूजा पाठ एक बार आप नहीं करोगे तो खुदा ईश्वर माफ कर सकता है, लेकिन किसी का दिल दुखा दोगे तो कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए भाईचारा सौहार्द बराबर रखो, सबको मरना है, सबको मरना, इस देश दुनिया में रहना किसी को नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, आना जाना लगा रहेगा, मरना सबको, हो सके तो मदद करो, न हो सके तो चुपचाप बैठ जाओ, किसी की बुराई मत करो, किसी का अत्याचार मत करो। अगर ये पद मिल गया तो इस पद से किसी का नुकसान न हो, इस बात का ख्याल रखो। अच्छा, आपका एक बार बयान आया था, बहुत दिनों पहले का बयान है, लेकिन बहुत मार्केबल बयान था कि हम लोग राजपूत थे और हम कन्वर्ट हो गए, हमारे पूर्वज कन्वर्ट हो गए, तो थोड़ा उसके बारे में बताइएगा, वो कहानी मतलब कौन सी परिस्थिति थी? मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग रहने वाले बैसवाड़ा के हैं। बैसवाड़ा जी, ये राजस्थान के बैसवाड़ा में थे, हम लोगों के पूर्वज वहीं से आए, हम लोगों का खानदान वहीं चला, जयराम सिंह भगवान सिंह। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे जयराम सिंह भगवान सिंह आज भी वो खानदान मेरे यहाँ है। आपस में भाईचारा मोहब्बत बना रहता है। हाँ, अभी भी है, आज भी जयराम सिंह भगवान सिंह दोनों भाई से पहले यहाँ जब हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हुई थी तो जो उनके सेनापति थे, तो वहाँ से हुआ कि आप लोग जाओ वहाँ लड़ो, दोनों भाई आए, जयराम सिंह भगवान सिंह आए। हाँ। सेनापति थे, पूरा लेके आए सबको। हाँ। आने के बाद बीच में कोई मिल गया, मतलब फकीर मिल गए, फकीर कोई थे जी। दोनों भाई जयराम सिंह भगवान सेनापति थे, लाव लश्कर था ही, लंबा चौड़ा लाव लश्कर था, रुके लोग, फकीर मिले, फकीर ने उनको दुआ दिया, ऊपर वाले से दुआ दिया कि जाओ आप लोग जीतोगे आप। अच्छा। यहाँ पे आई, लड़ाइयाँ चली, दोनों भाई जीत गए और अपना झंडा गाड़। कहाँ लड़ने के लिए आए थे? हमारे कैमूर में। कैमूर लड़ने आए थे, वहाँ से राजस्थान से बैसवाड़ा से। बैसवाड़ा आज भी मेरा जगह किला है। अच्छा, तो यहाँ पे आए, आने के बाद वहाँ पे जब जीत गए, झंडा फर गया, तो दोनों भाई हुआ कि क्या किया जाए। हाँ। वहाँ से हुआ, जो राजा थे बोले कि आप लोग वहीं ठहर जाओ। अच्छा। हाँ, राजपाट देखो। हाँ। तो जयराम सिंह भगवान सिंह में भगवान सिंह जो थे, उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा। अच्छा। तो भगवान सिंह ने कहा तो इस्लाम, और जयराम सिंह ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। वो बड़े भाई थे जयराम सिंह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम छोटे भाई हो, तुमको छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं भी यहीं रहूंगा, तुम भी रहोगे, तुम बोलो। तो ये भगवान सिंह इस्लाम कबूल किए, जो मेरा खानदान है। एक जयराम सिंह है जो बगल में हमारा गांव सरैया गांव है, हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी है, गांव आज भी मौजूद है, और लोग सब लोग है, अच्छा सौहार्द भाईचारा बना रहता है हम लोगों का, आना जाना लगा रहता है हम लोगों का सबका। होली है, दीपावली है, ईद है, बकरीद, हम लोग आपस में आते जाते हैं। हाँ। और उनका तो 5-5 कोट बांटे लोग। अच्छा, 5-5 कोट? वो कोट आज भी है। हाँ। 5-5 कोट बांटे, कोट होता है राजा का जी। 5-5 कोट बांटे, तो आज भी जाइएगा तो खंडहर हम लोग का हो गया, कोट है, बहुत ऊंचा कोट है। हाँ। नया घर बन गया, सब नीचे हो गया लोग जी। 5-5 कोट 5 कोट बनाकर ये सब लोग रह गए। और हम लोग भगवान सिंह, यानी कि उनका नाम हुआ पहाड़ खां। अच्छा, भगवान सिंह बाद में हो गया पहाड़ खां। हाँ। पहाड़ खां से हम लोग का हुआ। हाँ। जयराम सिंह दादा से वो लोग हुआ।
और आज जब हम बचपन थे, दादा लोग जो थे, हाँ। उनके घर के जब वो दादा लोग ऐसा चलते थे, कोई बात होता था तो लगता था कि ये लोग सगे भाई हैं। आज तो माने दूरी हो गया, बहुत तरह का मामला है, बहुत लोग व्यस्त हो गया, बहुत लोग बिजी हो गया, हाँ। लड़के कहीं, हम कहीं, कुछ जानता नहीं है। वहाँ की बेटी बहनें भी कहीं रहती थी, हाँ। और हम लोग का जो गांव का ये कोड था, कहीं शादी भी हुआ होता था, हम लोग जाते थे, जानते थे कि भाई आया है, चचा आया है, तो लोग बुलवाता था, हाँ। राजपूत हो या पठान हो, तो अच्छा। लोग ये मुस्लिम हो या ये हाँ। लोग बुलवाता था, मिलता था। तो ये सब चीज़ें थी आज के 20-30 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग होश की बात है। होली होता था, हम लोग जाते थे, दीपावली में हम लोग का कपड़ा वपड़ा या हम लोग का सामान मीठा उठाता था, ईद में उनके यहाँ जाता था। आज भी लोग आता जाता है, वो सब है। एक धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो गई और नौजवान लड़के पढ़ने बाहर निकल गए, सब हो गया, वो बातें नहीं रही, दादा लोग चले गए, अब स्थिति परिस्थिति बदली है। लेकिन ये सब चीज़ें थी, उसको मैं आज भी कायम किया हूँ और हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। तो दूरियां तो नहीं ना बढ़ी दूरी हैं? नहीं, दूरी नहीं। हम लोग बेस्ट है, और जितने भी बेस्ट हैं वो मेरा ही खून खानदान होगा। अच्छा, आप ही बैस लोग ठाकुर थे हम लोग। हाँ। अच्छा, इसमें जरा ये समझने की कोशिश, तब आपके अनुसार या जो चर्चाएं होती रहती है कि जो अधिकतर मुसलमान हैं भारत के, उनकी जड़ें यहीं से है। एकदम हिंदुस्तान के जितने लोग हैं लगभग, जो हाँ। बाहर के तो चले गए, वो अलग बात है। जो हिंदुस्तान के हैं सब एक हैं, सब एक ब्लड है, अपना अपना अलग आस्था है, हाँ। सब हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान पर जब भी जरूरत पड़ी है, हर लोगों ने मिलकर मुकाबला किया है, हर लोगों ने मुकाबला किया है, जो इतिहास गवाह है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ बात कहते रहते हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान हम सब लोग प्यार करते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, मिलकर रहना चाहिए। इसलिए सबको मरना है, यहाँ किसी को रहना नहीं है। ऐसा होता है कि मैं रहूँगा, मैं खूब करूँ, आपके साथ सताऊँगा, आपको कुछ बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा बराबर ख्याल करना चाहिए हर धर्म को मानने वाले, किसी को आस्था को चोट न पहुँचे। अगर मस्जिद को मानता हो तो खूब मानो आप, लेकिन मंदिर पे हाथ मत लगाओ, मंदिर गलत मत कहो। आस्था है, देखिए अलग बात है, न बोले आपसे आप जबरदस्त हो। हाँ, अगर ताकतवर है जैसे तो मेरा नहीं गांव है, मुस्लिम गांव है, थोड़ा बड़ा है, वहाँ 1-2 मंदिर है, हम लोग खुद जाते हैं, लोगों से बोलते हैं, अपना पूजा पाठ करिए, आप कहीं दिक्कत तो हमसे बताइए, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। अगर मान ली बड़ा गांव मेरा है, बीच में कोई मंदिर हो या कोई बात हो, अगर वो बेचारा, तो जरूर इतना है कि दिल तो दुखेगा उसका, मजबूर है, गांव बड़ा हो, तादाद ज्यादा मेरा हो, न बोले, लेकिन 2 अगर है तो दिल तो दुखेगा। जब दिल दुखेगा तो ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा आपको। हाँ, नीचे वाला छोड़ दे तो छोड़ दे, ऊपर नहीं छोड़ेगा, ऊपर वाला तो उसका लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती है भाई। हाँ, हाँ। ये मेरा ईमान है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि नहीं, भगवान सिंह ने गलती की, इस्लाम नहीं कबूल करना चाहिए था, ऐसा कभी ऐसा मन में? कुछ नहीं है, क्या मतलब है, हो गया तो हो गया, आगे क्या होता है। या फिर हम राम लोग- सिंह की तरफ से? ना, दोनों भाई ठीक है, बनियान से लिए। देखिए, ये इस्लाम हिंदू सब मांगे, आपका कोई धार्मिक ग्रंथ है, मैं यही बता दिया। हाँ। आस्था है तो गलत नहीं करता। मैं जब पढ़ता हूँ कुरान शरीफ, खाली मोहब्बत की बात है, भाईचारा की बात है, नफरत की बात यही नहीं। हमारी किताब में लिखा है क्या मोहब्बत करिए, आपकी किताब में है कि दुश्मन आता है तो ऊंचा पीढ़ा दीजिए उनको, ये सब चीजें हैं। तो ये तो आस्था है। मतलब सनातन के प्रति अब भी है आपके मन में आदर भाव, जैसा आप कह रहे हैं बार बार? बता दिया, भाईचारा पे मेरा है, मोहब्बत पे है। हम जानते हैं किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आस्था उनकी होनी चाहिए, तो आस्था के मुताबिक प्यार करें। हर किताब में, मैं धार्मिक ग्रंथ बार रहा हूँ, हर किताब में ये लिखा है कि भाईचारा मोहब्बत। हमारे किताब में भी है। आज मेरी किताब में तब मैं मोहब्बत करता हूँ, भाईचारा करता हूँ। बताया गया है कि रोजा नमाज आपके मुंह पर फेंक दी जाएगी अगर आप मोहब्बत से नहीं रहोगे, आप भाईचारा नहीं करोगे, आप बात 2 बात सहोगे नहीं, गरीबों का मदद नहीं करोगे। अगर गरीब है उसको सताया जाता तो खड़े हो जाओ लाठी बन के, वो सब हम लोग करते हैं। करते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में जदयू की सबसे बड़ी विचारधारा या पहचान क्या है? हमारे नेता का वर्क, नीतीश कुमार का चेहरा। नेता नीतीश कुमार जी के यहाँ आप आइए तो हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी की बात है। आज आपके बीच में बैठा हूँ एक भाईचारा मोहब्बत में, एक इंसान, एक पॉलिटिकल आदमी, न कि पार्टी हटा दीजिए जी। हम बहुजन से आए, नीतीश कुमार से हम क्यों उनका दामन थामे, ये आपको हाँ, ये सवाल है। हाँ, सवाल होना हाँ। चाहिए और पूछना चाहिए। मेरे सामने और भी पार्टियां थी। आपका सवाल यह है कि हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत के आए। बहन मायावती जी की पार्टी थी, मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। जीतने के बाद क्या हुआ कि मैं अपने नेता, जो आज हमारे नेता हैं, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का मैंने दामन थामा। कहीं ना कहीं वजह रही होगी। हमारे सामने आरजेडी भी था, हमारे सामने कांग्रेस भी था, हमारे सामने तमाम पार्टियां थी, तमाम लोगों की चाहत थी जमा खान मेरे पास आ जाए। लेकिन जब मैंने मंथन किया, हम 2 महीना, पता कर लीजिएगा, छिपा नहीं होगा, 2 महीना मैं मंथन चिंतन किया। जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री
लोकप्रिय नेता ने बुलाया हमको, तो मैं गए। मिलने के बाद मैंने समय मांगा, 2 महीना मैंने विचार किया लोगों में, दोस्तों मित्रों से। अब मैंने समझा, अध्ययन किया, पढ़ा इनको, नेता को, सब नेताओं को पढ़ा। मुझे ये नेता ऐसे लगे, नीतीश कुमार जी, ये नेता ऐसे नेता हैं, न घमंड है, न गुरूर है, न परिवारवाद है, न जातिवाद है, सिर्फ इनके अंदर बिहारवाद है। बिहारवाद। मैंने मंथन किया, पूरा पता लगाया पूरे खानदान के बारे में। नेता ऐसे नेता हैं कि पूरे बिहार को अपना परिवार समझते हैं। मैंने जब मंथन किया, मैंने देखा जितने महापुरुष थे, जिस जिस धर्म में महापुरुष पैदा हुए हैं, हर महापुरुष पैदा हुए किसी भी धर्म में हो, वो हमेशा अच्छी बातें कहे हैं, अच्छी रास्ता तक वो दिखाए हैं। तो मैंने मंथन किया कि नीतीश कुमार जी ऐसे नेता है कि हर समाज के महापुरुषों की बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा है। उनके बातों को लेकर आगे बढ़कर प्रयास करते हैं कि सबके लिए मैं काम करूं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड। मुझे अच्छा लगा। मैं नेता के लेकिन आपको मौका प्रस्त कहा गया उस समय में। ठीक है, वो तो बात अब जुबान में भी कहे। वो नेता ने जुबान में मंथन अध्ययन किया, मैं देखा ये नेता ऐसा नेता है, न इनके अंदर हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई। नेता सबके लिए काम करने वाले हैं। और मुझे ये उम्मीद लगा कि जिस तरह से कैमूर से मैं आया हूँ, कैमूर के लोगों ने मुझे प्यार किया है, हर समाज तबके के लोगों ने प्यार किया है, मेरे संघर्ष में अपना संघर्ष साथ में किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो मेरे अधूरे कार्य क्षेत्र जिला में होगा, पूरा होगा। और जब मैंने नेता से कहा, बहुत सारा कार्य है जो मेरे बिहार में चैनपुर विधानसभा है, जो काम नहीं हो पाया है, नेता ने एक ही लाइन में कहे कि आपको जो अधूरा कार्य है आप पूरा करो, मैं तुम्हें छूट देता हूँ, आप काम करो, विकास करो, जो चीजें लिखकर आप दो। मुझे आश्वस्त किए, मंथन किया, चिंतन किया, और मैंने कहा कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूँगा। ठीक है। जो कि बहुत बार दबाव था और भी पार्टियां से दबाव था। सिंगल में बसपा चुनाव जीता था। जब मुझे लगा कि नहीं, ये पार्टी ऐसी है, ये नेता मेरे ऐसे हैं, ये नेता हमारे पर विचार जरूर करेंगे। क्योंकि मैं तो वरासत से था नहीं, मैं पैसे वाला था नहीं, मैं तो संघर्ष का उपज था। मैंने तो संघर्ष किया था, लोगों की चाहत थी काम हो, लोगों का एक विश्वास मेरे ऊपर था। और मैं उस दिन जब ज्वाइन किया, संकल्प लिया कि जिस तरह से मैं पहले चलता था, एक कैंडिडेट बनकर, प्रत्याशी बनकर, उसी तरह मैं चलूंगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि चैनपुर विधानसभा और कैमूर जिला में आज भी जब मैं जाता हूं, अलग बात है, विरोध सबका होता है, जाता हूं तो हम मंत्री नहीं बन के जाता हूं, कैमूर का बॉर्डर पे अपने मंत्री का चोला उतार देता हूं। एक कार्यकर्ता, एक कैमूर का बेटा, चैन विधानसभा का बेटा और भाई बनकर प्रवेश करता हूं। हर साथी जो भी होता आवाज देता, मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं। और ये मानता हूं कि चैनपुर विधानसभा का जनता, भाई, परिवार तो परिवार है, अगर जीव जंतु भी है, चिड़िया चुनमुन भी है, उसका भी पहरेदारी मुझे ही करना है, करता भी हूँ। चलिए, अच्छा, जदयू ने समय समय पर अपने गठबंधन बदले, मतलब एनडीए में भी आए, फिर महागठबंधन में भी गए, फिर एनडीए में आए। तो क्या लगता है, ये जदयू जो पार्टी है उसकी एक मजबूत पक्ष है, मजबूती है, या फिर लचीलापन है? हमारी पार्टी जो है, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, नीतीश कुमार जो पार्टी है, ये पार्टी हर समाज तबके के लिए है, हर सबके विकास के लिए है। और बिहार के अंदर हमारे नेता ने विकास किया है, विकास के नाम पर जाने गए हैं। इनका काम करने का तौर तरीका अलग है। जहां उनको लगता है कि बिहार में दिक्कत हो रही है, जहां लगता है कि बिहार में विकास नहीं हो पा रहा है, कोई अड़चन डाल रहा है, उसका वो जवाब देते हैं, सह नहीं पाते हैं। इस पूरे बिहार वासियों के लिए दर्द है, वो कहीं किसी को दर्द होता है तो खत खड़े हो जाते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अब भी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, आपकी पार्टी जदयू, बिहार के लोगों की, मतदाताओं की पहली पसंद है? देखिए, अगर प्रदेश के अंदर जो भी मतदाता है, मैं पहले कह दिया, जाति पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इस क्षेत्र बिहार प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास चाहिए, सौहार्द भाईचारा चाहिए, आपसी प्रेम चाहिए, पूरा बिहार प्रसन्न खुश रहे, जो बिहार को पसंद करता होगा, प्रसन्न रहे, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को चाहेगा। तो अभी लग रहा है कि नहीं, वोटर चाह रहे हैं? एकदम चाह रहे हैं। ये बताइए मेरे भाई, आप भी भाई हैं, कब चाहेंगे कि बिहार का विकास न हो? कब चाहेंगे हमसे आपसे सौहार्द बिगड़ जाए? कब चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो? कब चाहेंगे कि अपराधी अपराध करे और बचे? ये कभी आप नहीं चाहेंगे। तो नीतीश कुमार जी
वो चाहने वाले लोग हैं, चूंकि बिहार में उन्होंने काम किया है। तो अभी लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जो एक लगा हुआ है कि सुशासन बाबू, तो वो है, अभी आप मानते हैं कि वो उपाधि आज भी प्रासंगिक है? तो दम है, आप देख भी रहे होंगे बिहार के अंदर। भाई हम करेंगे, अभी खुदा उतर के आ जाए, ईश्वर उतर के आ जाए, उनका भी विरोध हो जाएगा। अभी समझ रहे हैं, हाँ। अभी ऊपर हैं तो सब है, लेकिन नीचे उतर के आ जाएंगे, उनका भी विरोध हो जाएगा। मंदिर मस्जिद में जाकर दिन दिन भर हम लोग दुआ मांगते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, सब काम पूरा नहीं होता है। हाँ। ये भी सच है। नीतीश कुमार जी जो ने काम कर दिया है, भले विपक्ष के लोग कुछ भी कहें, मैं उनसे ईमानदारी से पूछूंगा कि विपक्ष के लोग जहां भी हों, मेरे भाई, वो भाई के बीच में जो काम हुआ होगा, रोड का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, या सौद भाईचारा बनकर है, तो निश्चित तौर पर वो नीतीश जी का देन है, किसी और का देन नहीं है। लेकिन लोकप्रियता में कमी आई है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लोकप्रियता तो बिहार, विभिन्न तरह के सर्वे आ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब कम हो गई, पहले वाली बात नहीं रही। ऐसी बातें नहीं है। सर्वे कई तरह से आता है। आज तो पार्टी पॉलिटिक्स हो गया, देख ही रहे हैं। कोई गया तो कहीं किसी पार्टी का है, कोई किसी संबंधित है, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के हम आप रख के अपने आप से पूछेंगे, दिल से आवाज आएगी कि मुझे नीतीश कुमार चाहिए, आई वांट नीतीश कुमार। अच्छा, तो नीतीश का सबसे बड़ा योगदान क्या मानते हैं आप बिहार में कि सबसे बड़ा ये योगदान है? बिहार में 2005 के पहले जो हालात थे आप देख ही रहे होंगे, जो बिहार शीर्षक रहा था, बिहार तड़प रहा था, अपराधियों को बोलबाला था, लोग सहमे थे, डरे थे, वो दूर हुआ। रोड नहीं था। आज बिहार के अंदर किसी कोने से पटना में 5 घंटे में आप चले आएंगे। बिहार में स्वास्थ्य की हालत क्या थी? जिस हॉस्पिटल में आप जाते थे, कुत्ता बिल्ली लेटता था, कुत्ता बिल्ली जानवर मिलता था। आज हर जहां भी जाइएगा, स्वास्थ्य में जहां भी अस्पताल है, वहाँ भीड़ लगी हुई है। नहीं, तेजस्वी तो कहते हैं कि अस्पताल है लेकिन व्यवस्था नहीं है। देखिए, वो हमारे विपक्ष हैं, विपक्ष का चश्मा पहने, कोई भी होगा, हाँ। उधर नहीं जाते हैं हम। आपका भाई, अगर भाई विरोधी होता है, आप देखते होंगे, अगर भाई भी विरोधी है, उससे पूछिएगा मेरा भाई विरोधी, पूछिए जमा खांचे, वो कहीं ना कहीं हमारा गलत निकाल देगा, निकाल देगा। उसकी चश्मा ही अलग है, चश्मा अलग है। चूंकि हम बता दिए, वो तुम्हारे विपक्ष के नेता हैं। अगर मेरा सगा भाई है, जो कुछ ऐसे मेरे भाई परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई आपको बोलते हैं कभी कभी, तो कभी मुझे अच्छा नहीं कर सकते ना। उसी तरह ये अगर दिल पे हाथ रख के कोई भी आदमी हो, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव आएगा, जनता मालिक है, हम लोग जाएंगे, एक उनके बीच में आएंगे, जज उनको करना सब वो करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है, दिन को दिन कहना, मेरा नाम जमा खान है तो आप दिल नवाज नहीं कहिएगा, जमा खान नहीं कहिएगा, तो ये सच बात है। पार्टी को हटकर बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आज नीतीश कुमार जी का देन है कि बिहार के लोग अगर जाते हैं अदर स्टेट, अदर कंट्री में, सीना चौड़ा होता है, हमारा घर बिहार है। और बाहर के लोग आते हैं तो बिहार से जाते हैं, लगता कहते हैं बिहार तो बिहार है। तो ठीक है, चुनाव सामने है, 2-4 महीने 2 महीने चुनाव है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा उधर में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अगर विपक्ष के साथी सुन भी रहे होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, दिल पे हाथ पे आप रखोगे तो ईमानदारी से कहोगे कि बिहार जो जिसका बिहार था, बिहार डरा बिहार था, जो बिहार में विकास से कुछ दूर था, एक सपना था विकास, आज इन्होंने विकास भी किया, आगे बढ़ाया, हम सबका सीना चौड़ा हुआ अदर स्टेट में जाने के बाद। अच्छा, बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं अब चौक चौराहों पर कि इस बार 2025 जो है पीढ़ी परिवर्तन होगा, तो नहीं लगता कि हाँ वाकई में नीतीश कुमार को पीढ़ी परिवर्तन कर देना चाहिए और राष्ट्रीय भूमिका में अब आगे बढ़नी चाहिए? ये सब तो बड़े नेताओं का मामला है, लेकिन मेरी चाहत अंतिम तक रहेगी कि नीतीश कुमार जी बिहार में रहे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो अमन, चैन, शांति, विकास हमारा कायम रहेगा, जो मुझे मेरा विश्वास है। तो लोग क्यों कह रहे हैं कि पीढ़ी परिवर्तन का वक्त आ गया है? अब लोग कहें, उनकी क्या मतलब, लोग कहाँ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, लोग कहाँ कह रहे हैं, कहाँ लोग कह रहे हैं, चलिए हमको। हाँ। कुछ लोग कहते होंगे। अच्छा, हर आदमी अपना अपना स्वार्थ है, अपना अपना सोच है, अपना अपना सोचने का तो तरीका अलग है। अच्छा, नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं? मार्गदर्शक, रणनीतिकार, प्रशासक, सब कुछ उनके पास है, तीनों है, और एक महापुरुष है। वही मान लीजिए नीतीश कुमार महापुरुष है। महापुरुष वही होता है जो परिवारवाद, जातिवाद नहीं करता, शांति से रहता है, सबसे प्यार करता है, सबसे मोहब्बत करता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, सबका सम्मान करता हो और सब में आस्था हो, ये महापुरुष है। अच्छा, पार्टी नहीं, पूरा बंधन अभी खोल देते हैं इस सवाल में। अगर ऐसा हो कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले ले, तो
तो कौन लग सकता है? क्यों लेंगे? आपको लगता है कि कौन भर सकता है उनकी जगह को? संन्यास पार्टी हम छोड़ देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, संन्यास आरजेडी हो। लेने ही नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, लेने नहीं देंगे ना, संन्यास लेने नहीं देंगे हम। संन्यास क्यों लेंगे? नहीं, लोग कहते हैं ना कि अच्छा उम्र हो गया तो अब ना, संन्यास ले लेना पूरे चाहिए। बिहार चिल्ला रहा नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार तो ऐसे नेता मिले हैं बिहार को, हाँ, कि आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ऐसा नेता देश में नहीं, खुद कहते हैं, आपको मालूम भी होगा। तो ऐसे नेता है कि नेता को बस हम लोग ऊपर से दुआ, हम तो अभी गए थे अजमेर शरीफ में दुआ मांगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, आगे भी अच्छी सरकार चले हमारी, जितना हो सके ये जितना रहेंगे उतना ही बिहार चमकेगा। अच्छा, नीतीश जी बीमार हैं क्या? सही नहीं, में ऐसी कोई बात नहीं, कौन कहता है? लोग लगातार आपके नहीं, बीमार कहाँ है? अभी देख ही रहे हैं आप, हमसे आप ज़्यादा चलते हैं अभी। अब तो कभी चलिए उनके साथ, कभी चलेंगे नहीं चले हैं। हम लोग कहीं चलते हैं, हाँ। हम लोग पीछे हो जाते हैं, तेज चलते हैं वो, अच्छा, स्वस्थ हैं, सीढ़ी चढ़ जाते हैं। कहीं हम जाते हैं हम लोग, कहीं कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कि साहब के साथ गए हैं प्रति यात्रा, कोई यात्रा में कहीं चढ़ना होता है तो हम लोग लिफ्ट कहते हैं ना, चढ़ जाते हैं, चलते हैं। तो ये झूठ है कि हाँ नीतीश कुमार भूल जाते हैं? झूठ है, अफवाह है, कुछ नहीं है ये। तो क्यों विपक्ष ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहा है? क्या इससे करेगा? क्या शब्दों से पास है? काम हमारा हुआ ही है, क्या बोले ही सरबर गड़बड़ बोल के अपना सुर्खियों में लोग आएगा, करेगा क्या? लोग सुर्खियों में आना चाहता, किसी हम सुर्खी में आए? हाँ, ये बताइए, वो नेता का सबको सम्मान करना चाहिए। वो नेता को देखते हैं आप ना, कि जो विरोध भी करता है, काम लेके जाता है, पहले उनका तुरंत काम करते हैं। आदमी सबका काम करता है, महापुरुष हूँ आदमी भाई, महापुरुष है। आप देखते हैं सदन में हल्ला करता है, विरोध करता है, जो ऑफिस में बैठते हैं कोई जाता है, हम लोग को लगता है अजीब सा लगता है, तुरंत काम करते हैं, तुरंत काम करते हैं, भूल जाते हैं। तो महापुरुष ने तो क्या है भाई? हम आपको अगर कभी बदतमीजी कुछ कर दें तो आपको भाई देर या थोड़ा देर तो याद रहेगा ही, लेकिन उनको कुछ भी जो हंगामा लोग करता है, जो काम किया है उसको आप गलत करते हैं। जो काम किया है, जो बिहार को संवारा है, बिहार में जितने भी विकास आप देखिएगा किसी भी क्षेत्र में, जो जहां भी अंगुली जाएगा वो नीतीश कुमार जी का दिन है। अच्छा, आपकी नज़र में एनडीए की सबसे बड़ी ताकत क्या है? विचारधारा, नेतृत्व या फिर रणनीति? तीनों है। नीतीश कुमार जी की वजह से सब है। नीतीश कुमार जी हमारे हैं, वो नेता ऐसे हैं कि वो नेता के पास सब कुछ है, क्योंकि उनके पास दैवी ऊपर वाला का भी एक शक्ति है जो दुआ बरकरार है, सर पर लगा हुआ उनका। ये तो मेरा तो आप मोदी को कुछ नहीं मानते एनडीए में? खैर नहीं, एनडीए का ही मानते, प्रधानमंत्री हैं देश के, नेता का नहीं मानेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं कि बस नीतीश? मैं नीतीश से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बात बताया हूँ, मैं नीतीश से चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। जहाँ तक सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो देश के मालिक हैं, देश के नेता हैं, देश के चौकीदार पहरेदार हैं। तो मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, तो मैं बिहार रहने वाला हूँ, और बिहार हमारा नेता कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं, उनको मानता हूँ, उनको चाहता हूँ। सुनो, मैंने काम करने का तौर तरीका कम दिन में उनके संबंध में आया हूँ। मेरा बहुत दिन से नहीं उनके पास साथ, आप भी जानते हैं, मैं तो बसपा वाले हम लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी से मैं आया हूँ, लेकिन कम ही दिन में मैंने देखा है कि सबसे बड़ा इसे प्यार करता हूँ कि सबको प्यार करते हैं वो। उनका आस्था जो होता है, सबसे बड़ी बात है ये, एक महापुरुष में ही होगा। मंदिर को उतना ही प्यार करना, मस्जिद को भी उतना प्यार करना, गुरुद्वारे को उतना प्यार करना, गिरजाघर को उतना ही प्यार करना, एक महापुरुष ही कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। अच्छा, ये बीजेपी और जदयू में जो रिश्ते हैं उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, तो बार बार जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, तो लग रहा है कि अब एकदम फिक्स हो गया ये रिश्ता, अब इधर से उधर नहीं होगा। ना देखिए, ये सब फिक्स तो है ही है। हाँ। नेता हैं हमारे, नीतीश कुमार जी हैं, तमाम सीनियर लीडर हैं, लोग अपना सब मिल काम कर रहे हैं, काम करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, एनडीए में चूंकि आप भी बड़े दल हैं, भाजपा भी बड़ी पार्टी है एनडीए में, तो जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मांझी जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ये छोटी हो बड़ी हो, हाँ, सब एक होता है, सबको सम्मान करना चाहिए, उसी नज़र से हम देखते हैं। हाँ, हमारे साथ हैं, अगर 5 भाई हैं, 5 भाई में कोई छोटा है, कोई बड़ा हो, कोई बहुत बड़ा हो, तो सब मिलाकर हम लोग एक हैं। एक से ही यूनिटी बनती है, और यूनिटी बनने के बाद काम होता है, विकास होता है, एक मजबूती होती है। तो हम लोग 5 एक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई, कोई छोटा भाई, कोई छोटा भाई। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से बयानों के तीर चलाते हैं, तो चुभता होगा जदयू के नेताओं को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उनका अपना, देखिए हर नेता का अपना काम करने का तौर तरीका होता है। वो भी हम लोग एक भाई हैं, हम लोगों के साथ हैं, सब है, अपना तौर तरीका, अपना अलग उनकी पार्टी है, राजनीति। लेकिन बात तो खराब लगती होगी ना? कोई सब बात तो सुनी ही नहीं अभी तक। नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं कहते नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा, देखिए क्राइम बढ़ रहा। ये मैं नहीं सुना हूँ। नहीं सुने आप? अच्छा।
ठीक है। अच्छा, ये जो क्या एनडीए जो अभी चुनाव आने वाला है विधानसभा का, तो एकजुट होकर लड़ेगी? एकदम लड़ेगी। इसमें कोई ये नहीं है, सीटों का बंटवारा लग रहा है कि हमारे यहाँ एक बता दूं आपको, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। हमारे पार्टी में नेता जो निर्णय लेते हैं, हम सब लोग उनके निर्णय को सलाम करते हैं। जब मेरे नेता बैठ जाएंगे और तमाम लोग बैठ जाएंगे, जो आपसी जो भी विचार बना के लोग कह देंगे, उसी पर बैक है, उसी को हम लोग सलाम करते हैं, उसी को हम लोग चल देते हैं। कोई हम लोग क्या दिस दैट नहीं है। अच्छा, इंडिया गठबंधन मतलब महागठबंधन बिहार में, तो उस एनडीए के लिए चुनौती नहीं मानते आप लोग? देखिए, यहाँ पे बिहार में काम हुआ है, हम काम की बातें करते हैं, जाति पार्टी बात नहीं करते। अगर बिहार को काम प्रसन्न होगा, बिहार को सौहार्द भाईचारा पसंद होगा, बिहार का जो नाम हुआ है दुनिया के अंदर वो पसंद होगा, आगे भी सौहार्द भाईचारा चाहते होंगे, विकास चाहते होंगे, तो निश्चित तौर पर एनडीए से प्यार करेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे। अच्छा, जदयू का महागठबंधन के साथ रहना, इसमें कहा जाता है कि बिहार को बहुत लॉस हुआ, तो ये गलत कदम था जदयू का। आप लोग क्या, चूंकि आप विधायक हैं, मंत्री हैं? देखिए, उस समय गया, जो गई वो बात गई। हाँ। आगे हम लोग लड़ते हैं, संघर्ष हैं, जो पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उधर जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे। जो होना था हो गया है। हमारे नेता वैसे नेता हैं कि फिर संवार देते हैं, और बिहार को फिर उन्होंने संवारा है। कई बार ऐसी होता चाहो, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी इतने कलेजे वाले हैं, इतना उन्होंने संघर्ष किया है कि एक बार हाथ फेर देते हैं, फिर बिहार का विकास हो जाता है। अच्छा, एनडीए सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में आप एक आध क्या गिना सकते हैं कि ये बड़ा काम हुआ? क्या नहीं हुआ, क्या गिना है? हर तो गिनाने वाला ही है, हर चीज कोई छोटा है ही नहीं है भाई। अपराध कम हुआ, बात समझिए। वो लेकिन अपराध को लेकर इन दिनों बहुत सारे सवाल, कुछ चीजें हैं ऐसे, हम ही मानते हैं, कुछ चीजें ऐसा है इधर बीच, तो हम बता दे रहा हूँ। हाँ। कहीं कहीं आपने देखा होगा दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान छोड़ दुनिया के अंदर कई जगह ऐसे कानून बने हुए हैं जो गलत करने पर कहीं हाथ काट दिया जाता है कि गर्दन उड़ा दिया जाता है, उससे बावजूद वहां भी गलत करने वाला गलत करते हैं, पनिशमेंट मिलता है उनको। हमारे बिहार के अंदर कुछ गड़बड़ लोग हैं अभी जो गलत करते हैं, लेकिन इस बात का चैलेंज करना चाहता हूं, जो गड़बड़ करता है आप देख सकते हैं आँख खोलकर, वो बचता नहीं है। 2-4 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा के अंदर पनिशमेंट दे दिया जाता है। और पहले का जो जमाना था आप देखते होंगे, जो इस तरह से लोग चलता था, जो भय था, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी, जो समय था, वो समय से आज अगर आज भी याद करिएगा तो शायद आप भी डर जाइएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस की जमाना था। हाँ, कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि राजद में अब भी लालू जी की राजनीतिक शैली हावी है, या राजद में बदलाव है, पार्टी बदल चुकी है? देखिए, हम नीतीश कुमार की तुलना करेंगे तो नीतीश कुमार जी की तुलना में सब फेल है, बस मैं जानता हूँ। सब फेल है। जो उनका काम है, करने का तौर तरीका है, सबको लेकर चलने की बात है, जो गलत करता है उसको पनिशमेंट देते हैं, कोई भी हो। नीतीश कुमार जी के ज़माना में जमा खान उनके मंत्रिमंडल में है, गलत करेंगे तो मुझे भी छोड़ेंगे नहीं वो, चूँकि नेता इसी नाम से जाने जाते हैं, काम और सच्चाई के नाम से। अच्छा, एक पुरानी बात बताएंगे, चूँकि जब महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें आप उस समय भी मंत्री थे, तो उस समय में क्या हुआ था, क्यों मतलब मतभेद पैदा हुए थे? देखिए, हमारे नाम नेता विकास के नाम पर जाने जाते हैं, आप भी जानते हैं, कहीं विकास में लगा होगा उनको, अवरुद्ध हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें होती है जो इसी तो कुछ बताना नहीं चाहेंगे आखिर मतभेद हुआ क्यों? ये चीज़ तो वही लोग बताए, सीनियर लीडर बताएगा। हम लोग तो पहली बार एमएलए बने, मंत्री बने, बीच में आए, तो इस चीज़ तो वही लोग बताएगा ना, जो सच्चाई है। हाँ। आज आपके बीच में सच्चाई बोल रहा हूँ, दिल की बात बोल रहा हूँ। हाँ। ईश्वर साक्षी मान के बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। मैं कह दिया, आज भी कह रहा हूँ कि कोई भी किसी को जहाँ आस्था होगा, आस्था रखना चाहिए, और आस्था जहाँ भी है, मंदिर मस्जिद हर जगह ही सिखाता है धार्मिक ग्रंथ कि भाईचारा, मोहब्बत, सच्चाई के साथ रहो, मंदिर और मस्जिद सबसे प्यार करो, गुरुद्वारा से प्यार करो, उसी से मैं चलता हूँ और मैं भी प्यार करता हूँ। अच्छा, लालू प्रसाद की राजनीति को आप जनता की राजनीति मानते हैं या फिर जातीय समीकरण की राजनीति? देखिए, उनका अलग जमाना था, वो दौर अलग था, मैं उधर नहीं जाना चाहता। उनका भी एक जमाना था, उन्होंने भी अपना एक तौर तरीका रहा काम करने का, अलग बात है। लेकिन जो कैसा है उस तरीका को आप कैसे देखते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा भी है, कुछ चीज़ें खराब भी है। तो अच्छा क्या, खराब क्या, अगर संक्षेप में अगर कुछ बताएं। जैसे उस जमाने में जिसकी लाठी भैंस तो हुआ करता, आप देखते थे, कुछ गरीबों को उन्होंने मदद किया, जो हम आप जानते हैं, जो मालूम दौर के जो उनके साथ रहते थे, जो गरीब कमजोर थे, उनको भी उन्होंने आगे बढ़ाया। तो आप मानते हैं कि लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं?
ये भी साथ सब हमारे साथी थे, नेता के साथी रहते थे। हाँ। आपको याद है ना है जी। छात्र राजनीति में लोग थे, तो ये लोग साथी रहते थे, उसमें सब था। नहीं तो समाजवादी सामाजिक न्याय का पूर्वता जो कहा जाता है, तो लालू जी हैं, आप ये मानते हैं कि नहीं? देखिए हम बता दें, उस जमाने में ये सब लोग साथ थे, सब लोग साथ रहते थे, सब लोग लड़ाई लड़ते थे गलत के साथ। मतलब उस लड़ाई को आप सिर्फ लालू जी को क्रेडिट नहीं देना चाहते? नहीं, और लोग भी थे, नीतीश कुमार जी भी उसमें थे। देखिए हाँ। मैं उनको गलत नहीं कर रहा हूँ, बात समझिए। हाँ। यही बात बता दिया, वो जमाना अलग था, ठीक है, वो दौर अलग था। वो दौर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी जो गलत समझ में आएगा, जो नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी ऐसी थी उनके में जो अपने लोगों ने वो करते थे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद के समय की राजनीति आज भी प्रासंगिक है बिहार में? नहीं, आज वो बदल गया है, वो चीज़ें नहीं है जो लालू जी में था वो अब नहीं है। मतलब उस तरह की राजनीति अब बिहार में नहीं हो सकती, लेकिन उनकी पार्टी के समर्थक तो इंतजार कर रहे हैं कि शासन आएगा। ठीक है, हर आदमी को अपना अपना इंतजार करने का है और अपनी बात रखने का, संघर्ष करने का, उम्मीद विश्वास हर लोग रखता है। नहीं तो क्या लगता है शासन आएगा? मुझे तो नहीं लगता है नीतीश कुमार जी के सामने जनता किसी को चुनेगी। अच्छा, किसी को नहीं चुनेगी। अच्छा, तेजस्वी को आप कैसे देखते हैं, उनकी राजनीति? ठीक है, नौजवान है और भाई वहाँ से आए हैं, जो एक बड़े नेता के दूर आए नहीं, बड़े नेता थे, उनके बेटा हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, बिहार जब समझेगा चुनेगा, समय बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी के सामने तो कहीं सब बंद है मामला। सीएम फेस वाली जो बात आती है, नीतीश कुमार जी बस हो गया। नहीं मतलब महागठबंधन की तरफ से, तो आपको लगता है कि हाँ तेजस्वी में वो क्षमता है अभी, या डेवलप करना होगा उनको? मैं देखिए अभी और वो करना होगा, अभी तो दिमाग में सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं, तो मैं दूसरा कहाँ नजर हमको आ रहा है? अच्छा, तेजस्वी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार नजर आ रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार जो नजर आए तो पूछिए। अच्छा, उस समय में चलिए नीति वैचारिक क्या था पता नहीं, तो अभी क्या लगता है कि जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार उधर थे, तो तेजस्वी का नीतीश कुमार से कैसा संबंध था? आप लोग क्या फील करते थे? अब हमें इतना जानकारी नहीं है लोग, लेकिन आप आसपास में तो रहते होंगे, चूंकि मंत्रिमंडल का हिस्सा आप भी थे। अपना भाईचारा मोहब्बत था ही, सबसे सामने बैठते थे, ऐसा थोड़े था क्या है क्या नहीं उतना हम थोड़ी जानते हम लोग। अच्छा, नहीं गौर करते हैं? हम लोगों से क्षेत्र से मतलब था, अपना काम से मतलब, विकास से मतलब है। हाँ। बड़े नेता लोग हैं, उनको डिसीजन लेना है। हम बताई दिए कि भाई नीतीश जी हैं, और जो भी काम मेरे क्षेत्र का रहा या बिहार का रहा, जो डिपार्टमेंट मिला, एनडीए सरकार में मैंने काम किया, कहीं एनडीए सरकार ने रोका नहीं। अच्छा, ये लगता है कि लालू प्रसाद की छाया से निकल रहे हैं तेजस्वी, ऐसा आपको फील होता है? हम लोग को तो देखिए एक ही तरफ हम देखते हैं नीतीश कुमार को, हम नीतीश कुमार दिखाई आप तो देते हैं। अपनी नजर कहीं नहीं फेरते, सिर्फ नीतीश, ओनली नीतीश। उनका काम करने का तौर तरीका का मैं फैन हूँ। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है, और जब वो काम करते हैं तो न जात देखते हैं, न पार्टी देखते हैं, न बिरादरी देखते हैं, न धर्म देखते हैं, सबका विकास करते हैं। ये अच्छा, पसंद है। आपको ये लगता है कि फिर कभी आरजेडी और जदयू करीब आ सकता है, संबंध बदल सकते हैं, दरवाजे खुल सकते हैं, एक विधायक और मंत्री के तौर पर? हम इस पर क्या बोले, हमें नहीं समझ में आता कुछ। हम क्या बोले बात, ये आप गर्व की बात करिएगा तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा, अपने मंत्रालय के बारे में बताइए कि आपके मंत्रालय की उपलब्धि क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? बताना ये चाहूँगा कि 2005 से पहले जब सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तो हमारे डिपार्टमेंट का 3 करोड़ 53 लाख बजट था जी। उस जमाने में, जिस जमाने में हमारे समाज के लोगों ने इन लोगों को नेता बनाया, इनको आगे बढ़ाया। हमारे समाज के 95-98% लोग वोट देते थे, अभी ज़्यादा ही देते हैं आरजेडी को, महागठबंधन को। उस जमाने में जब 2005 से पहले आप जाइएगा तो 3,53,00,000 मात्र मेरे बजट था, मेरे डिपार्टमेंट का बजट था। और किसी भी डिपार्टमेंट को उस पर काम करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, बजट की ज़रूरत होती है। जब नीतीश कुमार जी आए, उनको लगा कि माइनॉरिटी का जो बजट है, माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट है, इस डिपार्टमेंट में पैसे नहीं है, काम कहाँ से होगा? उन्होंने बढ़ाने का काम किया। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि आज लगभग 1000 करोड़ का बजट हुआ, उसमें कामें हुई। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपसे, उस ज़माने में आपको याद होगा 2005 के बाद जो मदरसा थे, हमारे मदरसा, जो मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी सब पढ़ाइयाँ होती हैं जी। उस मदरसा के बारे में हमारे नेता जाने तो मंथन किए, चिंतन किए, लोगों से बुलाकर बात किए। बात करने के बाद
उस मदरसे को रजिस्टर्ड कराकर अपने यहाँ कराकर, और रजिस्टर्ड कराने के बाद पैसे देने की बात तो किए ही किए, और जो लोग टीचर थे जिनकी तनख्वाह होती थी मात्र 1000, 2000, 3000 मंथली उनको मिलता था, उसका जब सरकारी उन्होंने करा दिया मदरसे को, तो उनका वेतन बढ़ाने का काम किया, जो आज 70,000 लगभग 70,000 के लगभग उनका वेतन मिलता है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी ने माइनॉरिटी के लोगों को देखा कि माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत गरीब हैं, उनकी जब जांच कराए तो उन्होंने निर्णय लिया कि हर जिले के अंदर रेजिडेंशियल आवासीय विद्यालय यानी आवासीय विद्यालय बनेगा जिसके उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। और उन्होंने स्वीकृत किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब मैं आया 2020 में चुनाव जीतकर, लगभग 29 आवासीय विद्यालय स्वीकृत कराने का काम किया। लगभग 23-24 जगह काम लगा हुआ है, 2 जगह संचालित भी होगा, किशनगंज और दरभंगा में। और वो बच्चे हमारे माइनॉरिटी के सिर्फ बच्चे और बच्चियाँ 50% बच्चियाँ का मैं कराने का काम किया। और बच्चे पढ़ना, रहना, खाना, कपड़ा, लाइब्रेरी सब फ्री। ये नीतीश कुमार जी का देन था। मैंने नेता से कहा, नेता ने सब स्वीकृत किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहता हूँ, हॉस्टल हर जिले के अंदर 2-2 हॉस्टल, लगभग 53-54 हॉस्टल आज संचालित है। बच्चे का अलग, बच्चियों लड़कियों का अलग, उनके लिए व्यवस्था, सारी व्यवस्था, लाइब्रेरी व्यवस्था, मतलब सब आधुनिक जो होती है व्यवस्थाएं हॉस्टल से लेकर आवासीय विद्यालय तक में कराया जा रहा है, जो नीतीश कुमार जी का देन है। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं आया तो ऋण रोजगार के लिए मिलता था 5 लाख, जिसको मैंने साहब से बात किया, मैंने साहब से कहा कि 10 लाख कराने का काम किया, 10 लाख हुआ, जो 5 लाख सब्सिडी भी है। आपको जानकर खुशी होगी, आपने देखा होगा यहाँ बहुउद्देशीय भवन यहीं देखे होंगे आप, यहाँ पे पटना में भी बना है अंजुमन इस्लामिया, जो देखते ही रह जाएंगे। ये नेता का सोच, नेता का विजन। मैं नेता से कहा, नेता ने किया। आप कभी गए होंगे, हज भवन में जाते होंगे, कोचिंग चलती है, जो बच्चे वहाँ बीपीएससी निकालते हैं, यहाँ तक कि सिपाही का, दरोगा का सारा व्यवस्था कोचिंग होती है, व्यवस्थाएँ की जाती है। सिपाही दरोगा का ट्रेनिंग मतलब हम लोग कराते हैं, दौड़ाते हैं। सारा सरकार या नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार जी ने सारा ऐतिहासिक काम किया और मैं उसको लेकर कराया। आवासीय विद्यालय हर जगह मैं अपने भी जिले में बनवाया हूँ, हर जिले में बन रहा है। ये हम लोग पूरा भी कर चुके हैं। ये सब चीज़ें थी जो नीतीश कुमार जी का देन है। मैं आने के बाद जो तलाकशुदा थी उनको 10,000 देते थे, हमने नेता से कहा कि बढ़ा दो, 25,000 कराए हम। हर 2 भी तलाकशुदा उनको 25,000 देने की बात हमने किया, करते भी हैं। तो ये सब चीज़ें को लेकर नीतीश कुमार जी को जो हम लोगों ने कहा, नीतीश कुमार जी तुम तुरंत कहेंगे नहीं, आप करो, कराओ इसको। हज अभी देख रहे होंगे आप लोग, सब हज करने के लोग जा रहा है। हमारे नेता ने खुद बुलाकर मुझसे कहे और गए हज भवन में, बाकायदे घूम के टहल के देखे, कोई दिक्कत किसी को ना हो। जिस भी स्टेट से लोग जा रहे हो, हमसे बोले आप खुद जाओ, वहाँ व्यवस्था देखो, खाने का, पीने का, जो भी रहने का, सारी व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार ने किया भी। तो सरकार माइनॉरिटी को लेकर मैंने डिपार्टमेंट संभाला, मैंने काम किया। ये आवासीय विद्यालय की ऐतिहासिक है। ये हिंदुस्तान में केरला वाला छोड़ कहीं नहीं मिलेगा आपको आवासीय विद्यालय। लगभग 60-65 करोड़ की लागत से बनता है आवासीय विद्यालय। तो ये सब चीज़ें नीतीश कुमार जी से मैंने कराया और उन्होंने किया। बड़ी उपलब्धि है आपके मंत्रालय की। अच्छा, कभी ऐसा लगा, चूंकि बहुत बार कहा जाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है, तो आपको लगा कि हाँ भ्रष्टाचार बहुत है और आपको मतलब एकदम डंडा घुमाना पड़ा हो मंत्री के तौर पे? नहीं, देखिए ऐसा अफवाह ज़्यादा लोग करता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो कार्रवाई की जाती है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब दूध का धुला है। कुछ ऐसे अधिकारी गड़बड़ होते हैं जो हमारे सरकार में या नेता के एनडीए सरकार में जानकारी होती, तो आप देखे होंगे डंडा भी चलता है, पनिशमेंट दिया जाता है, जो आप देखे होंगे। अच्छा, बिहार में जो बढ़ते अपराध हैं, खासकर जातिवाद आधारित जो हिंसा है, उस पर सरकार की क्या नीति है? आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों पर सरकार ने पर्याप्त कार्रवाई की है या इस पर और अभी काम करने की ज़रूरत है? अब जातियों की बातें नहीं रह गई है। देखिए, अपराधी कोई जात नहीं होता, ये आप जान जाइए। अपराधी जो भी है आज इस समय में, उसका कोई जात नहीं है। अपराधी अपराधी होता है। जो अपराधी है, जो गड़बड़ किया किसी भी जात से होगा तो गड़बड़ होगा, तो उसमें कार्रवाई हम लोग करते हैं, सरकार करती है। अच्छा, बिहार में सामाजिक न्याय की स्थिति पर भी सवाल
समय समय पर उठते जैसे? रहते हैं। कहा जाता है कि खासकर दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकार को लेकर, तो इस मुद्दे पर सरकार की कोई योजना? नेता ने तो सबको अधिकार दिया है। ये हमारे दलित भाई हों, आपको मालूम होगा हमारे SC ST के लिए हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय उनके लिए बन रहा है, हर जिले में हॉस्टल बन रहा है। अतिपिछड़ा के लिए आपको जानकारी होगा कि अतिपिछड़ा समाज की बच्चियों के लिए स्कूल नहीं रहा करता था। आज हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय हमारे अतिपिछड़ा के लड़कियों के लिए बन रहा है। जो बच्चियां हमारी निःशुल्क पढ़ाई करेंगे, लड़कियों के लिए बन रहा है। तो हमारे नेता सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं। अच्छा, क्या लगता है बिहार 5 से 10 साल में अब कहाँ होगा? मैंने फ्यूचर कैसा दिख रहा है बिहार का आपको? हमको भरोसा है जनता पर। फिर हमारे नेता नीतीश कुमार जी, NDA सरकार आएगी। हाँ। जो अधूरे कार्य पूरे होंगे। बिहार को, ये हमारी सोच है, हमारी सरकार की सोच है, NDA सरकार की सोच है, हमारे लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का सोच है कि देश के मानचित्र में हम लोग नंबर 1 करके छोड़ेंगे, नंबर 1 विकास के नाम पर। अच्छा, और आपका राजनीतिक जीवन का अगला लक्ष्य आपका? जो जनता कहेगी। अभी तो हम चुनाव मैदान में जाएंगे, चैनपुर से चुनाव लड़ेंगे। एकदम लड़ेंगे चैनपुर तो से। चैनपुर की जनता को क्या कहेंगे कि हाँ जमा खान को इसलिए वोट देना चाहिए? चैनपुर, आपके माध्यम से चैनपुर की जनता, कैमूर जिला से कहना चाहता हूँ, जो मुझे पहली बार मौका मिला 25 साल संघर्ष करने के बाद अपने जिला में, छात्र राजनीति छोड़ दिया हूँ, जोड़ूंगा 30-35 हो जाएगा, 52 साल 51 साल मेरी उम्र हो गई। जो 25-28 साल का मैंने जो सफर तय किया अपने कंस्टिट्यूएंसी में, 3-3 4-4 बार चुनाव हारने के बाद लोगों ने एक बेजोड़ समर्थन, प्यार दिया, ऐतिहासिक प्यार दिया। उस प्यार को लेकर जब सदन में पहुंचा तो मैंने नेता नीतीश कुमार जी का दामन थामने से पहले नेता से कहा कि मुझे काम क्षेत्र का विकास चाहिए। उन्होंने जो वादा किया, मैं नेता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो नेता से मैंने कहा, जैसे बताना चाहता हूं, हमारे जिला में चैनपुर कंस्टिट्यूएंसी सबसे बड़ा लगभग विधानसभा है, लगभग 200 किलोमीटर लंबाई है, लगभग 180-90 से 200। 4 प्रखंड है, पहाड़ी इलाका बहुत सारा है, क्षेत्रफल बड़ा है। 4 प्रखंड में एक अधौरा प्रखंड है जो विकास से बहुत दूर था। मैं किसी विधायक की भी आलोचना नहीं करना चाहता, सबका काम करने का तौर तरीका होता है। मुझसे पिछले भी विधायक थे, वो भी मंत्री थे, वो भी सरकार में थे, लेकिन होता है सबका काम करने का तौर तरीका, सोच अलग होता है। मैं जब अधौरा प्रखंड में गया तो 4 प्रखंड में अधौरा प्रखंड ऐसा प्रखंड था, एक भी टावर नहीं था। वहाँ नेटवर्क नहीं, लगभग 121 गांव है, कोई नेटवर्किंग नहीं थी। अरे वाह। रोड भी नहीं थे, बहुत जगह बहुत बड़ा समस्या था। अस्पताल नहीं था, अस्पताल था जर्जर हालत था। अधौरा से अकबरपुर बहुत बड़ा रोड है जो बहुत दिनों से लोगों की मांग थी, नहीं बन पा रहा था। NOC का मामला था, जंगल का भी जमीन पड़ता था, ये सब चीजें थी जो हमको एक चैलेंज था। जब मैं गया वहाँ, युवा नौजवान 25 साल 20 साल 28 साल 30 साल का, जब मेरा प्रचार प्रसार चल रहा था, जब मेरी सभाएं चल रही थी, उस सभाएं में नौजवानों को एक ही डिमांड था, आई वांट टावर। अच्छा, आई वांट टावर। मुझे टावर दो, आप टावर चाहिए। तो मैंने कहा कि करूंगा। कहीं अस्पताल की मांग, कहीं रोड का मांग, कहीं पानी की व्यवस्था, ये सब चीजें थी। एक चैलेंज था मेरे लिए अधौरा प्रखंड के लिए। नीचे 3 प्रखंड था जो पहाड़ में था, इसमें तो कुछ काम हुए थे, लेकिन यहाँ भी बहुत सारा काम था। लेकिन मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस दिन पहला कदम मेरा सदन में पड़ा, अपने 25-28 साल के सफर राजनीति का मैं मेहनत संघर्ष के बाद पहला बार मौका मिला सदन में जाने के बाद, पहले मैं चैनपुर विधानसभा के लोगों को मैंने सलाम किया, उनके जज्बा, उनके मोहब्बत, उनका मेहनत, संघर्ष को सलाम करके सदन में गया और बैठा। और नीतीश कुमार इस सारी कहानी में घर जाकर टाइम में बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक, आप लिख कर दो, सारा होगा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की डेट में अधौरा प्रखंड में 72 टावर लगे हैं, जो आप पता कर सकते हैं। अब छिपा नहीं, 72 टावर लग गया है और चालू भी लगभग हो गया, कुछ जब बंद है, क्योंकि जब काम लगता है तो थोड़ा समय लगता है। जी जी। अकबरपुर अधौरा है जो मेरा प्रखंड है, अधौरा प्रखंड से पहाड़ में होते हुए, अधौरा रोड नहीं था, अकबरपुर में पहाड़ में होते हुए रोड में बनवाया हूँ, जो बन रहा है, काम लगा हुआ है, 150 करोड़ से ऊपर शायद है। वो लंबी रोड है, 25, 26, 28 किलोमीटर है। वो रोड जो है अब जाकर देख चमचमा रहा है, आधा से ज्यादा बन चुका है। अधौरा प्रखंड में जो जर्जर हालत था अस्पताल का, मैंने अस्पताल 10 करोड़ की लागत से अस्पताल बनवाया। आज के 4 महीने पहले नीतीश कुमार जी को अपने नेता को लेकर गया, उसका उद्घाटन कराया। अच्छा। उसी के बगल में मैं बताना चाहता हूँ, स्टेडियम, एक खूबसूरत स्टेडियम बनवाया उस पहाड़ में, उतरटी में,
जो लोग सोच नहीं सकते थे, अपने नेता से मैंने उद्घाटन कराया नीतीश कुमार से। हम्म। उसी जगह बगल में, उसी अधौरा प्रखंड में, उसी स्टेडियम में बगल में एक डिग्री कॉलेज का मैंने शिलान्यास नेता से कराया। उसी अधौरा की बात करता हूँ। अधौरा में लगभग 100 से ज्यादा मैंने रोड बनवाने का काम किया, छोटा और बड़ा रोड। अधौरा प्रखंड की बात कर रहा हूँ। आप नीचे आइएगा, पहाड़ के नीचे शुरू होता है भगवानपुर प्रखंड। उस अधौरा की बात करता हूँ, कम से कम 10 पुल पुलिया हमने बनवाया, छोटा और बड़ा। मैं भगवानपुर में आइएगा, भगवानपुर में कम से 50 रोड से ज्यादा मैंने बनवाने का काम किया भगवानपुर प्रखंड में। सब लोग सुन रहा है। भगवानपुर में कई पुल पुलिया, बड़ा बड़ा पुल पुलिया मैंने बनवाया। नीचे की बात करता हूँ, उस भगवानपुर में भी मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र 2 बनवाने का काम किया। इसी भगवानपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने का काम किया, जो काम लगा हुआ नेता से मैंने, नेता को ले गए थे, उनसे मैंने कहा था। इसी भगवानपुर प्रखंड में स्टेडियम का 4 दिन पहले टेंडर हुआ है, लगभग 30 करोड़ की लागत से वो स्टेडियम बनने जा रहा है। ये नेता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो नेता ने किया। चैनपुर आप आ जाइए, वही बगल में मां मंडेश्वरी है। मां मंडेश्वरी रोपवे के लिए मैंने कहा, नेता नीतीश कुमार ने रोपवे भी स्वीकृत कर दिया है। मां मंडेश्वरी एक प्राचीन देवी हैं, उनके बगल में बहुत सारा जमीन था, इस जानवर घूमते थे। उसको मैं नेता से कहा, उस नेता ने उसको इको पार्क का नाम दिया और बहुत बड़ा पार्क बना, जो आज लोग बैठता है, घूमता टहलता है बगल में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए चैनपुर प्रखंड है। चैनपुर प्रखंड में कम से 50 से ऊपर में रोड बनवाने का काम किया। चांद प्रखंड बगल में है, चांद प्रखंड 50 से ज्यादा रोड बनवाने का काम किया। साथ साथ सबसे लंबी नहर जो हमारे बॉर्डर, इलिया बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर है, वो इलिया बॉर्डर से लेकर और कर्मनासा तक, द्रौपदी बॉर्डर तक में नहर का लाइनिंग मैंने लगभग 48 करोड़ की लागत से बनवाने का काम किया, जो काम लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है। 250 से ऊपर में ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 125 से ज्यादा लघु सिंचाई विभाग से हमारे नेता के निर्देशन पे लगभग 150 से ऊपर पोखरा सिंचाई के लिए मैं खनवाने का काम किया। अधौरा में लगभग 40 से ज्यादा मैं चेक डैम बनवाने का काम किया। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी हवा में आप बता कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 आवासीय विद्यालय नेता से मैंने मांगा। इस एनडीए सरकार में मैं एनडीए सरकार के जज्बा को सलाम करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस नेता से मैंने लिखकर 4 आवासीय विद्यालय मांगा। एक SC ST के लिए, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जो वोट दिया था, SC ST के लिए स्कूल मांगा। दूसरा मैंने अति पिछड़ा समाज की बच्चियों की स्कूल कहीं शाहबाद में नहीं था, मैंने अपने यहाँ मांगा। आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनके लिए मैं आवासीय विद्यालय मांगा। अल्पसंख्यक समाज रहते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय मांगा। सब 60 करोड़ की लागत से 4 आवासीय विद्यालय अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनवाने का काम किया, अपने नेता के निर्देशन पर। एक बड़ी चर्चा है अब कि चैनपुर को छीन लेना चाहती है बीजेपी जदयू से। ऐसा नहीं होगा। एनडीए में जो भी होगा, जो बड़े लीडर हैं बैठ कर बात करेंगे। इस पे न मेरा चलना है, नहीं चलना है। जो एनडीए के बड़े नेता लोग हैं, वो लोग बैठेंगे, जो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर चलना है, सब चलना। बस अब 2-3 आखिरी सवाल हैं जो बहुत कम शब्दों वाले हैं। राजनीति से इतर आपका शौक मंत्री जी को? हमको कुछ नहीं, मुझे सिर्फ सेवा शौक है। मैं सेवा करता हूँ और सेवा मेरे दिल दिमाग से करता हूँ। मेरा कोई धंधा, कोई बिजनेस नहीं है। गृहस्थ, मैं किसान परिवार का हूँ, किसानी से सब चलता है व्यवस्था हमारी। हम रात दिन चाहते हैं जनता का सेवा करूं। हमारे कभी आवास पर जाएंगे, देखेंगे हमेशा 10 से 50 लोग रहते हैं, क्षेत्र के भी रहते हैं, बाहर के भी रहते हैं। खाना पानी जो भी व्यवस्था होता है मैं करता हूं। कोशिश करता हूं क्या से क्या मैं कर दूं, सेवा करूं। अच्छा, सेवा करें। अच्छा, आपके पास कोई ऐसी किताब, फिल्म या व्यक्तित्व जिसने आपकी पूरी सोच को बदल दी हो? नहीं, देखिए हमारे धार्मिक किताब है कुरान से, मान लीजिए उसको जो हमने पढ़ा उससे मैंने सीखा, उसमें सब कुछ बताया गया है जी। सबसे बड़ी चीज बताया गया है कि भाईचारा, मोहब्बत। सबसे बताया गया है कि अगर आप मजबूत हो तो गरीबों का मदद करो। आपके साथ कोई बेसहारा है, कोई बेसहारा कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आप खड़े हो जाओ। किसी कमजोर कोई दबा रहा है, वहाँ खड़े हो जाओ। ये सब चीजें मैं पढ़ा है, वहां से पढ़ा है, उसमें मेरा ईमान है, मैं काम करता हूँ। दूसरा चीज, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर मैंने भी किताब पढ़ा है, उनकी चीजों को बड़ा गौरव से देखा है। बचपना से लेकर कैसे संघर्ष किए, कैसे पहुंचे, कितना स्ट्रगल किए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो देश दुनिया के विद्वान बने, उस सीखता हूँ मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, ऐसी कोई सीख जिसको आप और मतलब हमेशा आप याद रखना चाहते हैं, चाहे राजनीति से हो, स्कूल से हो, कॉलेज से हो, दोस्तों से हो? याद हम सिर्फ एक चीज़ करते हैं, ऊपर वाले से मनाते हैं कि कोई अंदर घमंड गुरूर न हो,
जो दोस्तों मित्रों ने मेरा काम किया है, मेरे लिए किया है, मेरे लिए चला है, मेरे लिए खून पसीना एक करके यहाँ पहुँचाया है, इसमें दो राय नहीं है। अगर यहाँ पहुँचने का सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किया मेरे दोस्तों ने किया है। वो दोस्त हर समाज धर्म के होते थे। वो चीज़ आज भी मेरे ऊपर है, मेरे एहसान उन लोगों का है, आज भी उनको याद करता हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त न्यूज हाट के पॉडकास्ट को देने के लिए। यू। तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, और अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी खास शख्स के साथ हम मिलेंगे बहुत सारे सवालों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।